आपने 45 लाख तक का लॉस किया, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि आपके माइंड में थॉट आने लगे कि अब तो सुसाइड भी करना पड़ सकता है? 5 लाख रुपए का कैपिटल डाला, तुमको पता है 50,000 लॉस, जैसी एम दिखाए कट, 4.5 लाख रुपए बचेगा तो तुम दूसरा रिस्क ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, तुम्हारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर वो 50,000 के बजाय 1.5 चला गया, 1 चला गया, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। आज आपसे हम स्कैल्पिंग सीखते हैं, ठीक है? तो क्या स्कैल्पिंग से एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है? ईयरली प्रोसेस में पूछ रहा हूँ मैं। उस स्ट्रेटजी बैक टेस्ट, उस स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास वो बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, भाई आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, भाई मूविंग एवरेज क्या होती है, भाई RSI डाइवर्जेंस किसको कहते हैं। स्कैल्पिंग एक बिगिनर ट्रेडर के लिए तो नहीं है। किन ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग करनी चाहिए और ये स्टार्ट करनी चाहिए? पहला तो मैं ये कहूँगा कि नहीं वर्ड तो मैंने बोलना बंद कर दिया है। कोई कहेगा भाई दिमाग खराब क्या होता है, आपके फैन है ये, हमारा कोई फैन नहीं होता है, ये होता है फॉलोअर होता है, हमसे कुछ चाहिए होता है, हमारा कोई फैन नहीं है। पहले बता, फैन वही कहेगा जो मेरे से सीख के मेरे से इंस्पायर होगा। जब मैं कहूँगा कि भाई मैं घनश्याम सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या बहुत बड़ा फैन हो? अरे स्कैल्पिंग के लिए कैपिटल मैटर करता है, लॉट क्वांटिटी ये सब मैटर, कैपिटल मैटर करता है। क्योंकि भाई कहीं पे 10 का प्रीमियम भी उठेगा, कहीं पे 100 का प्रीमियम भी उठेगा, बस कैपिटल कितना डाल दो। एक स्कैल्पर एक ऐसा इंसान है, ऐसा ट्रेडर है जो थीटा डीके को बीट कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो हर एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप एक स्कैल्पर और स्कैल्पिंग करते हो तो हमारे साथ जो है वो एक वन ऑफ द ओजी है जिन्होंने स्कैल्पिंग का ट्रेंड स्टार्ट किया था। सो प्लीज़ वेलकम दिनेश भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे को इन्वाइट किया और काफ़ी मज़ा आएगा मतलब आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज आपसे हम जानेंगे कि स्कैल्पिंग कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है और स्कैल्पिंग में क्या क्या रूल्स होते हैं जो फॉलो कर सकते हैं। तो उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा। जैसे आपकी जो जर्नी है, आपको मैं ना बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, जैसे आपके 100K भी नहीं थे तब से मैं फॉलो करता हूँ, और आपने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था। तो भाई मैं आपको ना मतलब ग्रो होते हुए देखा है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आपने क्या फोड़ा है, उसके लिए तो भाई मज़ा आ गया भाई। कि तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे चला। सबसे पहले भाई थैंक यू, आप मेरे को इतना स्टार्टिंग से फॉलो करते हो। क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी में क्या होता है कि जितने भी लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उसमें से कुछ ही लोग टिक पाते हैं। क्योंकि एक ट्रेडर का जो एक आइडियल टाइम होता है 3 महीने से 6 महीना होता है, और अपन 2 साल से सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो बहुत स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। बट जो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हाँ कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ है। सो आपने भी जर्नी देखी है तो होप्स हो कि आपको अपना पूरा जर्नी पता है। बट मैं आपको थोड़ा सा अपना एक बार आपके ऑडियंस के लिए एक बार बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए होंगे। बिकॉज अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के, यंग ट्रेडर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा जो यंग जनरेशन है हमारे जैसे वो एक्साइटेड हो रही है, वो आ रही है ना। और अभी जेनजी जिनको कहा जाता है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हर किसी को यंग एज में पैसा कमाना है, शौक पूरे करने। तो ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया हर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग से शायद वो चीज़ें जल्दी हो जाए, है ना। क्योंकि एक इमेज ट्रेडिंग की ऐसी बनी हुई है, और ट्रेडिंग अगर आप करने भी जाओ तो आपके हाथ में क्विक रिजल्ट आ जाता है, लोगों को लगता है कि इजी मनी है। यस तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन उससे पहले अगर मेरे को देख के भी कोई इंस्पायर होता है तो उसको भी थोड़ा जर्नी पता होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स जर्नी के देता हूँ। वैसे मेरी जर्नी सबको पता है क्योंकि इतनी वो मोटिवेशनल है तो सबको पता होनी ज़रूरी थी। बहुत अच्छी जर्नी है आपकी, टू बी ऑनेस्ट। बट स्टिल मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स देता हूँ। मैं पहले मैं फौज में गया था, अपन उत्तराखंड से पहाड़ियों में, कुमाऊनी। तो हमारे उधर जो क्रेज़ होता है सिर्फ फौज का होता है। उसके बाद देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आप कोई जॉब कर लोगे या कुछ कर लोगे वहाँ पे। या तो आप होटल मैनेजमेंट कर लो, या पहाड़ से उत्तराखंड से दिल्ली में आपको सब होटल लाइन में दिखेंगे, होटलों में आप काम कर लो, या आप फिटनेस अच्छी है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, आप दौड़ पास करो और भर्ती हो जाओ फौज में। सो मेरा भी वही था क्रेज़ कि या भाई लास्ट ऑप्शन ही यही है। तो हम उसी के लगे थे पागल। तो फौज में मैं हुआ था 2018 के आसपास, मेरी 17.5 साल की उम्र थी, तो मैं फ़ौज में चला गया था। तो ये अभी जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, जिस जर्नी को मैं अभी जी रहा हूँ मतलब, है ना, और इसको एंजॉय करता हूँ, ये जर्नी मैंने कभी सोची नहीं थी। फ़ौज में जाने का सिंपल सा ये था कि भाई मेरे भाई बहन है, 4 भाई बहन है मेरे पीछे, मम्मी पापा है, घर नहीं है, गाँव में रहते हैं, पत्थर वाला मकान है, उस मकान में 5 बंटवारे हैं ताऊ जी लोगों के सबके, तो मतलब कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि फ़ौज में जाके ही करना है। सो मैंने अपना अटेम्प्ट किए फ़ौज में जो ओपन भर्ती होती है। तो मेरा हाइट थोड़ा छोटा था, बिकॉज
पहाड़ियों को थोड़ा कम होता है, तो उसमें भी कम में भी थोड़ा सा एक कुछ सेकंड हाइट होती है, फर्स्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको फिल्टर आउट करना पड़ता है, तो सेकंड हाइट में बाहर हो जाता था। सो फिर मेरे को तो समझ में आया कि यार स्पोर्ट्स कोटा एक होता है जिसके थ्रू आपके स्पोर्ट्स अच्छा है तो आप फौज में चले आओगे। सब कुछ छोड़ा, स्पोर्ट्स करना चालू कर दिया। मैं क्रॉस कंट्री प्लेयर हूँ, है ना। जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो मैराथन होती है, क्रॉस कंट्री होती है, वो दौड़ता था मैं। तो उसके थ्रू मैंने स्टेट मेडल लिए, मैंने नेशनल मेडल लिया, और ये सब 1 साल 1.5 साल के पीरियड में हुआ, क्योंकि वो होता ना पागलपन किसी के पीछे, मतलब वो कहते हैं ना शिद्दत से चाहो तो कायनात लग जाती है, तो मेरे साथ होता है, बस बीच में रुकना नहीं, रुक गया तो फिर चला आएगा। तो मैं स्पोर्ट्स कोटा भी मेरे को मिल गया, नेशनल के सर्टिफिकेट्स मिल गए, उसके थ्रू मैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू फौज में चला गया। फौज का सपना पूरा हो गया कि अब चलो, अब सबके लिए ठीक हो गया, घर वालों के लिए। एक बंदा फौज में लग गया है, पूरे घर वाले मतलब थोड़ा सेट हैं, लाइफ ठीक ठाक है ना। मतलब अब थोड़ा सा अब उनको टेंशन थोड़ा कम हो जाती है नहीं। तो फिर उसके बाद अब मैं तो 18-19 साल का लड़का हूँ, तो खुजली तो होती है दिमाग में कि यार कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो मेरा प्लान था कि फौज में अब चला गया हूँ, चलो अब क्रॉस कंट्री से गया, मुझे दौड़ना था वहाँ, लेकिन मैं दौड़ा नहीं क्योंकि पैसे नहीं बच रहे थे। अच्छा। जो सैलरी आ रही है 30-32 हज़ार रुपये, वो खर्चों में चले आ रही है। डाइट होती है, दौड़ इतना ज़्यादा, तो खाना भी तो पड़ेगा, तो उसमें खर्चा हो जा रहा है। पैसे उधार मांगने पड़े। अच्छा। दोस्तों से, घर भेज नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं सोचा यार क्या फ़ायदा फिर, इससे अच्छा अपनी यूनिट चले आता हूँ जो बॉर्डर पर थी। वहाँ 12-15 हज़ार अलाउंस भी मिलता है बॉर्डर पर ना, वहाँ रिस्क होता है। आप जितनी हाइट पे जाते हो उतना ज़्यादा रिस्क होता है, उतना ज़्यादा आपका अलाउंस भी बढ़ता है ना। तो अलाउंस था, तो मेरी 40-45-42 हज़ार के आसपास सैलरी बन रही थी वहाँ। मैंने कहा यहाँ छोड़ो, वहाँ चलो। और ये कब की बात बता रहे हो आप? ये 2018-19 की बात है। अच्छा, 18-19, तब तो 40-50 हज़ार सैलरी भी अच्छी खासी मानी जाती थी। हाँ, 40-50 हज़ार सैलरी अगर आर्मी के अंदर मैं बात करूँ तो जो 7-8 साल सर्विस कर चुका होता है वो उसकी आती है ना। तो बहुत अच्छी सैलरी है। उत्तराखंड में 50 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा, आप मान लो दिल्ली के अंदर जो 5 लाख रुपए का तो बना रहा होगा ना, सेम, हाँ, और उत्तराखंड में अपने गांव में देखिए 50 हज़ार बना रहा है, तो बराबर है, उतना ही सुखी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल का डिफरेंस नहीं बोल रहा मैं, उतना ही सुखी है। तो फिर मैं सोचा कि यार मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, थोड़ा तेज हूँ, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाया जाए, ऑफिसर बनते हैं। अब आपका आर्मी के थ्रू एक प्रोसेस होता है ACC, जैसे आप NDA वगैरह CDS देते हो, तो आर्मी के अंदर जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वो ACC के थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, उसका एग्ज़ाम होता है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट जब मैं यूनिट गया, जम्मू में यूनिट थी, तो मैं पेट्रोलिंग में गया, मतलब किसी उसमें गया, वहाँ का जो टास्क होता है उस दौरान मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। तो मैं फिर मेडिकल कैटेगरी में आ गया। क्या मतलब, क्या इंसिडेंट हुआ? मतलब फौज के अंदर के इंसिडेंट होते हैं, मेडिकल कैटेगरी में आ गया कि अब मैं वहाँ पे फिट नहीं हूँ। अच्छा। तो मेडिकल कंडीशन में आ गया था मैं उस इंसिडेंट के बाद। तो वहाँ पे क्या है कि अब जब आपको ACC के लिए प्रिपेयर करना है, आर्मी में हाई रैंक के लिए जाना है, तो डेफिनेटली वहाँ पर बंदा फिट चाहिए। तो मैं मेडिकल कैटेगरी में आ गया, तो मेरा वो सपना वहीं पे ख़त्म। कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा। अगर मैं फिट भी होता तो मैं और कुछ भी कर सकता था, बट मैं मेडिकल में आ गया तो मैं ना ड्यूटी दे सकता हूँ, ना मेरे को वेपन अलाउड है, और ना कोई मैं ऐसे टास्क कर सकता हूँ जहाँ पर हर एक जवान कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे को हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली अब मेरे लिए वहाँ पर जॉब करना डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो गई थी कि यार क्या करूँ, मेरी यंग एज है, मेरे को खून होता है ना गर्म, कि भाई कुछ तो तोड़ना है, फोड़ना है, भाई फौज में आया हूँ, हवाबाजी करनी है क्या, थोड़ा मतलब ना होता है। ऐसे बैठ के डेस्क पे काम नहीं करना, वो नहीं कर सकता ना आदमी, है ना। तो वही में कि इस एनर्जी को कहाँ निकाले भाई, इस एनर्जी का यूज़ कहाँ करें जो मैं यहाँ चाह के भी नहीं कर सकता। भले मेरे को पता है मैं फिट हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स नहीं हूँ ना, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मैं ऐसे ही, मेरे को ऑफिशियल वर्क दिए गए थे, तो ऑफिस में रहता था, तो मेरे पास सिस्टम वगैरह था। मैं अपने क्या बोलते हैं सीनियर जो ऑफिसर्स थे उनके साथ उनका हेल्पर वगैरह रहता था। तो वहाँ पे मैं देखा रील वगैरह, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो हमारे उस वक्त जो काफ़ी फेमस यूट्यूब पर थे घनश्याम सर, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग घनश्याम टेक, पावर ऑफ स्टॉक, और भी हैं आप PR सुंदर और मलकान सी वगैरह, इन सबको मैं देखा। पुष्कर सर भी थे तो उस टाइम पे शायद। पुष्कर राज सर का मैं उतना नहीं देखता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जब एक नया ट्रेडर आता है ना, वो ट्रेड करना चाहता है, वो ये देखता है कि मेरे को जल्दी सीखने को कहाँ से मिल रहा है। पुष्कर सर हैं वो एजुकेट करते हैं ना, उनका एजुकेशन कंटेंट है, सब कुछ एजुकेट करते हैं।
लेकिन वहीं अगर मैं घनश्याम सर या पावर स्टॉक की पुरानी वो वीडियोस देख लूँगा तो मैं एज ए बिगिनर मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ मुझे सीखना पड़ेगा हाँ, पुष्कर सर की वीडियो से, उसके बाद मुझे कई सारी चीज़ें अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं वो वहाँ टफ है। यहाँ पे लाइव नंबर्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस यहाँ इजी लग रहा है मेरे को। सो हर कोई थोड़ा सा इजी के पीछे जाता है कि यार हाँ यहाँ से मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मेरा सेक्टर ये है, मेरे को यही करना है अभी, वो बाद में देखेंगे, टेक्निकल्स बाद में जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं उनको देखता था, तो मुझे भी लगा कि यार 10-20 लाख रुपए दिन का कैसे बनना है ना। तो उस टाइम पे ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म हर कोई यूज़ करते थे, एंड क्योंकि ज़ीरोधा ने कभी मार्केटिंग किया नहीं, इसीलिए फेमस हुआ। हाँ। इसलिए चला क्योंकि हर कोई जहाँ दिखाता है प्रॉफिट लॉस स्टॉक मार्केट की बात आती है तो ऐसे रिफ्रेशमेंट ज़ीरोधा का होता है। तो मैंने भी वहीं अकाउंट ओपन करके मैंने भी ट्रेडिंग करना चालू किया, एंड आई स्टार्टेड विद एक बर्गर किंग का IPO था। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मैं ऐसे थोड़ा देखता था, 1-2 रुपए से मैं छोटा मोटा करता था, लेकिन मेरा पहला प्रॉफिट हुआ था बर्गर किंग के IPO में। ये 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है, एंड ऑन दैट IPO मैंने 18,000 प्रॉफिट बनाया था। मैंने 80,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया था, वो भी मेरे दोस्त ने बताया। उसके बताने में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। अभी वो दोस्त मेरे टीम में एनालिस्ट है, मेरे साथी है। उस टाइम पे उसने बताया था कि हाँ बर्गर किंग का IPO आ रहा है, लगा दे। मैं उसको ऐसे ही फ़ोन किया था, भाई तू क्या करता है? कहता है यार कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट भी देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी करता हूँ। 2 दिन बाद फ़ोन आया, कहता है सुन बर्गर किंग का IPO तगड़ा जाने वाला है, लगा दे। मैंने लगा दिया, 18,000 बन गए। मेरा दिमाग ख़राब, अब तो यही करना है। मैं कहता भाई यार कुछ किक मिली ना, मतलब मज़ा आ गया। मैं जो चाह रहा था ज़िंदगी में, साला बैठ रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कुछ नहीं है, तो वहाँ से मेरे को कुछ मिला। मैंने कहा चलो इसी को करते हैं, है ना। तो 1 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में हो गया, करना चालू किया ऑप्शन ट्रेडिंग, डूब गया, लॉस हो गया, है ना। फिर मैंने अब ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे, मैं तो IPO में करता था, अब मैंने देखा कि ये सर लोग क्या करते हैं, ये बैंक निफ्टी, हाँ CP करते हैं, तो मैंने वो करना चालू किया। अब मुझे नॉलेज तो है नहीं, तो बस वहाँ एक्सपायरी क्या होती है क्या नहीं होती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता, मज़ा आ रहा था। सोचा था डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रीमियम को जाते हुए देखा था कि भैया जो 40-50 रुपये का प्रीमियम है, 300-400 जा रहा है, 10-20 रुपये का प्रीमियम 100 चले जाता है। तो मैंने कोई प्रीमियम अगर 20 रुपये का उठाया है, 25 जा रहा है, मेरे को पच नहीं रहा। लेकिन 25 बहुत होता है, 25% रिटर्न अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा, नहीं तो 20 का भी 100 जाएगा, वेट करूंगा। 30 चला गया, 40 चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेके बैठा फोन में, फोन को जेब में। जब खोल रहा हूँ और जो 30-40 का था वो 3-4 रुपये का है मार्केट क्लोजिंग से पहले। तो ऐसे ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट गैम्बलिंग की स्टार्टिंग में। विदाउट नॉलेज आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो बिना सीखे, कहीं पे पैसा लगा रहे हो, आप बेसिकली आंख बंद करके जुआ खेल रहे हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, बिना सीखे समझे। तो मैं वही किया, एंड वो करते 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 अराउंड 43 लाख के लॉसेस में मैं गया था, है ना। एंड 43 लाख के लॉस में आपका लो कहीं यार 43 लाख कैसा आ गया, तुम तो फौज की सर्विस कर रहे थे। 43 लाख आया था मेरे लोन्स के थ्रू। मैंने फौजी आदमी होता तो 15 लाख तक की लिमिट बन जाती है उसकी पर्सनल लोन की। मैंने 7 लाख लिया, फिर 8 लाख लिया, मैंने 15 लाख का लोन कंज्यूम कर लिया। अब मैं जब प्रॉफिट करता था तो अपने कलीग्स को दिखाता था कि भाई मैं कुछ फाड़ रहा हूँ जिंदगी है ना, ऐसा कुछ करके दिखाता था। तो बंदे सोचते थे कि यार भाई कुछ तो कमा रहा है। 4 लोगों का तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारा एक कम्युनिटी है, उन चारों में तो कुछ अलग चीज कर रहे हो, और उसमें तुम दिखा दो क्या उनकी सैलरी है बंदों की, हम सबकी सैलरी है 30-35-45 हज़ार रुपए। तुम एक ट्रेड में एक दिन में 40,000-20,000 उनको दिखा रहे हो, तो वो तो यार तुमको भगवान ही मानेंगे, कहेंगे भाई बंदे को कुछ तो आता है, ये गलत जगह आ गया, इसके बाद असली स्किल है, ये करना है हमें। तो उनको तो आता नहीं था, यानी तो वो बोलते थे कि भाई आपके पास जो पैसा मतलब आपको जरूरत होगा हमारा पैसा लगा देना, हमको भी कुछ रिटर्न दे देना। उस वक्त तो मेरा छोटा मोटा कभी बनता था या मेरा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा नहीं उतना। लेकिन जब मेरा सब चला गया, मैंने कहा यार तो मेरे पास पैसा फ्री का आ रहा था, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो खुद दे देते। अब मैं मांगने जाऊँगा तो ये कुछ डाउट करेंगे मेरे पे, तो मैंने कहा इनसे कहता हूँ 10% इंटरेस्ट पे महीने का मेरे को पैसा दे दो। और हफ्ते भर के अंदर मेरे पास 10 लाख रुपये आ गया। 7 वाले जिनसे बैंक में उनके अकाउंट पे रहता ही है, सारे आर्मी के थे जिनसे, हाँ मेरे कलीग्स साथ वाले सारे, कोई मेरे से सीनियर थे, कोई जूनियर थे, कोई मेरे साथ वाले थे। किसी ने 3 दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 1 दिया, किसी ने 1.5 दिया, किसी ने 4 दिया, ऐसे करके 10 लाख रुपये आ गया। मैंने कहा 10 लाख बहुत है, अब नहीं ले रहा। 10% इंटरेस्ट पे, मैंने कहा बढ़िया मिल रहा है 10%। बंदे की सैलरी वहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये है, मेरे को 1 लाख रुपये देता है, तो 10 हज़ार तो मेरे से ही बनने उसके,
तो 45 का 55 तो ऐसे ही आता है ना उसका। तो वो सोचता नहीं अंदर। और जो डिफेंस में रहता है, फौज में रहता है, जिसका इतना बिजी शेड्यूल है, वो सब रिलेट कर पाएंगे। वो उनको सिविल लाइफ जो होती है ना, जो यहाँ पे जी रहे हैं, सिविल लाइफ है उनके लिए। वहाँ पे उनके लिए ड्यूटी वाली आर्मी वाली लाइफ है ना, उनके लिए सर्विस लाइफ है, सिविल लाइफ। उनको बहुत जमीन आसमान का फर्क है, उनको पता नहीं होता है कि रियलिटी क्या है, क्या बाहर चल रहा है, गेट के बाहर क्या चल रहा है, क्या चल। क्योंकि मैं आता था, अगर घर आता था, मैं 1 महीने के लिए आऊँगा, मैं 11 महीने वहाँ ड्यूटी पे रहूँगा। तो वो जो कनेक्ट होता है ना, हाँ, वो बहुत ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बना देते हैं डिफेंस सर्विस बंदे हो के, सबसे ज़्यादा स्कैम में फंसते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल के टाइम पे लॉसेस भी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सब लोग FNO ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब छुप के करते हैं, तो है ना, तो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये वो होता है ना, कनेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी इतना नहीं होता, तुम्हारे पास टाइम भी इतना नहीं होता, तो जो देख रहा है उस पर बिलीव हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उस वक्त तो मैं भी यही करता था। तो दे दिए, तो लोगों से 10 लाख रुपये उठाया, 10% इंटरेस्ट पे, अपना 15 लाख का जो लोन है वो गया, है नहीं, ये दोनों चीज़ चलेगी। फिर मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा ही साथी है ना, मेरा ही बिरादर है, हम सेम कास्ट के लोग हैं। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, तो मैं उसको बोला कि भाई ऐसी कंडीशन हो गई है कि मेरे को पैसे की, मैंने ये नहीं बोला ट्रेडिंग वेडिंग कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसी बेवकूफ़ बनाया था, मतलब गोली दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ बिजनेस खोल रहा हूँ, ऐसे मैंने ज़मीन ले रखा है, काम तो चालू करना है, लेकिन पैसे कम पड़ गए, ऐसा कुछ हो गया, सारे पैसे मैंने लगा दिया, भाई मदद कर दे। उसने कहा कैसे मदद करूँ तेरी, मेरे पास 2-2.5 लाख रुपये ले ले, है ना, बंदे के अकाउंट में 2-2.5 लाख ही पड़े हैं और सारे दे कह रहे ले ले। मैं मेरे को ज़्यादा मैं कह रहा हूँ भाई तेरे अकाउंट पे तुमने लोन लिया है, कह रहा नहीं ज़रूरत है नहीं अभी। मैंने कहा तो एक काम पर मेरे ले ले, अच्छा मैं पे करूँगा EMI उसकी, तो लोन वगैरह मेरे लिए ले ले। आपकी अपनी भी चल रही थी? मेरी अपनी भी चल रही है, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूँ ना कि मैं टूट चुका हूँ, मेरा ख़त्म हो चुका है। तुम सामने वाले को अगर वीक या वो ऐसा फील कराओगे, सो डेफिनेटली आपको कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा। आप खुद हेल्पलेस हो। लेकिन सब जब तुम अपने सामने वाले को अपने आप को दिखाओ कि यार यू आर समथिंग, तो वो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। वो तो अब हम सीख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ये बड़ी बड़ी बातें अभी आती हैं जब बंदा कुछ कर चुका होता है, लेकिन पहले सब ऐसे ही चलता है। तो मैंने उस बंदे ने सोचा 2-3 दिन मैंने थोड़ा सा किया, भाई के सामने ड्रामा वगैरह वो सब किया, तो भाई ने ले लिया, लोन ले लिया। मैंने ही अपने फ़ोन बैंक में, मेरा एक फ्रेंड है अभी मेरा बैंक की संभालते हैं, तो उनको मैंने बोला था कि इसका करवा दो बंदे का, ये सब। उसने तुरंत फटाफट से, वो छुट्टी आया था, उसका लोन करवाया, उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए। अब 10 लाख का लोन उसका उसने ले लिया, और उसमें से भी एंड स्टेज ऐसी आ गई थी कि उस 10 लाख से भी 5 लाख रुपए चला गया। लास्ट 5 लाख रुपए बचा था मेरे अकाउंट में, एंड 5 लाख में से मैंने 1 लाख साइड किया, 4 लाख से मैंने स्टार्ट किया गेम ट्रेडिंग। एट दैट टाइम मेरे पास डू और डाई सिचुएशन था, है ना। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास अगर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, ट्रेडिंग की रियलिटी नहीं पता है, अब वहाँ से वो प्रॉफिटेबल बनना चाह रहा है, और स्टार्टिंग में उसने अपनी मेहनत की कमाई ट्रेडिंग में डुबा दी है, और उसका वहाँ से प्रॉफिटेबल होने का चांसेस मैं कहूँगा 0.001% ही है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। वहाँ पर 2 कंडीशन, अगर उसने सब कुछ डुबा दिया है तो फिर या तो जाएगा, वो पता नहीं चलता है, सोशल मीडिया को कहीं बाहर पता नहीं चलेगा, लेकिन कितने लोग जाते हैं, बहुत है, कितने लोग जाते हैं, उन्हीं को पता होगा। मैं फेस करके आया ना, या फिर वो निकलेगा तो फिर खतरनाक ही निकलेगा। उसका एग्जांपल मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो निकलेगा तो फिर वो पार ही हो जाएगा या जाएगा, क्योंकि बीच में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास सेम था, मैंने अपने 14-15 प्लान बना के रखे थे कि हाउ आई विल कमिट, है ना। मैं फौज में था, तो मैंने 14-15 प्लान बना के रखे थे। रूम पर बैठ के मैं सोता नहीं था, मतलब इतना खतरनाक डिप्रेशन में चला गया। अब खुद सोचो, मेरे पापा के अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये भी नहीं होंगे, कोई ज़िंदगी भर की सेविंग नहीं होगी। मेरे 4 भाई बहन है पीछे, जिनकी 3 बहनें, एक भाई है सबसे छोटा, एक की शादी करानी है, सब करना है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं जो उनके लिए एकमात्र सहारा हूँ, मैं ही करके बैठ गया। वही इतने मैं उनका फ़ोन नहीं उठाया हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, उनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, जब कभी उठा देता तो उनको बेवकूफ़ बना रहा, दोस्तों को बेवकूफ़ बना रहा, जिनने इंटरेस्ट पे पैसा दिया है तो उनको भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी जगह पर फंस गया कि भाई अब तो करना पड़ेगा, या तो आर या पार होता है ना, डू और डाई सिचुएशन वही हो जाती है, एंड लाइन, या उधर इधर या गए, है ना। तो उस सिचुएशन पर मैं पहुंचा, एंड वहाँ से एक लास्ट होता है कि यार इतना तो
कर ही चुका है। हाँ थोड़ा और बच्चे कुछ लेके हैं जो पैसे पड़े लेके कहाँ जाएगा, लास्ट ट्राई। वही है। तो हाँ वही सोचा था मैं इसके लिए पता नहीं मेरे को कहाँ से वो एनर्जी आई, किसने सपोर्ट किया, कैसे आ गया, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि मेरे साथ, हाँ आप लोग कह सकते हो मेरे को कि भाई तुम लकी थे, तुम्हारे ऊपर वाले का हाथ था। मैं कहूँगा हाँ मैं लकी था, मेरे ऊपर वाले का हाथ था कि मैं निकल गया वहाँ से, या मेरे को निकाल लिया किसी सिचुएशन ने, या किसी ऐसी एनर्जी किसी ने भी निकाल दिया, मतलब मेरे को निकल गया। बट वो स्टेज तक मैं गिव अप नहीं किया था। मैंने अपनी साइड से जो किया कि गिव अप नहीं किया, उस स्टेज तक भी मैं लास्ट अटेम्प्ट में सब कुछ खत्म हो चुका है। लास्ट अटेम्प्ट में मैं यही सोच रहा हूँ कि कल के दिन में मार्केट जो ओपन होगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा। सब कुछ जा चुका है फिर भी ये चल रहा है दिमाग में चल ही रहा है कि यार ये स्ट्रेटजीज मैंने इतनी बनाई उस टाइम पे, इतनी स्ट्रेटजीज बनाई। मैं एक, आप हंसोगे इस बात में, जो मार्केट एनालिसिस आती है ना, अभी तो मैं भी करता हूँ डेली। मैं उस टाइम पे मार्केट एनालिसिस देखता था, PR सुंदर, पावर ऑफ स्टॉक, घनश्याम सर, इन सबकी मार्केट एनालिसिस जितनी आती थी, मैं 5 से 6 मार्केट एनालिसिस देखता था। उसमें जो टॉप क्रिएटर थे उन तीनों के मार्केट एनालिसिस को मैं लिखता था कि इनने क्या कहा, इनने क्या कहा, इनने क्या कहा। इसने बोला ऊपर जाएगा, इसने बोला कल साइडवेज हो सकता है, इसने बोला ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। और फिर इनमें से मैं तीनों के एक्यूरेसी निकालता था कि जब इसने ऊपर जाएगा बोला तो कितनी बार ऊपर गया, जब इसने नीचे जाएगा बोला तो कितनी बार नीचे गया, है ना। और उस एक्यूरेसी से मैंने स्ट्रेटजी बना दी थी, और मैंने कई बार पैसा भी बनाया उससे। बट एट द एंड मैं गैम्बल कर रहा था। तो गैम्बलिंग जहाँ पर करते हैं तो वहाँ पे एंड यही होता है कि आपको कितना ही कुछ कर लो, आप गैम्बलिंग माइंडसेट से काम करें, आपका रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिसीजन तो आपने लेने ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कितनी स्ट्रेटजी बनाओ, आपको पैसा बनेगा ही नहीं। तो मैंने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई है ना, वो मैं ही जानता हूँ। तो उस लास्ट अटेम्प्ट मैंने जो दिया, उस अटेम्प्ट की वो बदौलत ही मैं आज आपके सामने बैठ के अपनी स्टोरी बता पा रहा हूँ। वही बात है। एंड वो अटेम्प्ट ही मेरे को क्या बोलते हैं, फ्रॉम दैट 4 लाख to 40 लाख लेके गया। एंड 40 लाख से फिर 1.5, फिर हम धीरे धीरे करके फिर जाके अपन 2022 के अंदर, 2023 के अंदर मार्च में फिर जाके अपन सोशल मीडिया में आए। 2022 के अंदर मैंने अपना लॉसेस वगैरह सब कवर अप किए। अब सोशल मीडिया में आए तो अब सोशल मीडिया में भी फाड़ेंगे ही ना। ऑब्वियसली कोर्स के लिए पानी ट्रेडिंग है। हम सोशल मीडिया पर तो हम खाली एंटरटेन करने तो आए नहीं लोग, हम फाड़ेंगे भाई। सही बात है ना। और अभी आप देखो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर यंग जितने भी लोग हैं, जैसे आप हो, कई सारे हैं, है ना। आपके पॉडकास्ट में यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग ट्रेडर्स, यंग मिलियनियर्स भी बैठे होंगे, तो यंग ही फाड़ रहे हैं, फाड़ेंगे। वो एनर्जी है ना, उसका सही तरीके से बंदा यूज करना जान गया तो बस फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जितनी भी आपने स्टोरी बताई, मेरे को 2-3 चीज़ें आपसे उससे जाननी है। सबसे पहले तो मैंने आपको नोटिस किया है कि आप घनश्याम सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा क्यों? सर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे मुँह से वाला डायलॉग निकल रहा है हमारे छोटे बाबा जी वाला नहीं। मतलब सही बता रहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि भाई सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग वाली दुनिया है, जो उनके सामने क्या कहे। अगर मेरा शायद उनसे 1-on-1 मीटिंग कभी नहीं हुआ, वीडियो कॉल तो बहुत ज़्यादा बात हुआ है ना। बट कहीं ना कहीं उनकी ट्रेडिंग, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब था कि उस इंसान ने मेरे को पहली किक दी थी, पहला कुछ दिया था, मतलब उसमें उसको देख के मैं कुछ समझ में आया कि भाई मेरे को ये करना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था, उसको देख के मैं कूदा। मैं अपनी गलतियों से जहाँ गया अपनी गलतियों से गया, लेकिन मैंने उस इंसान को देखना नहीं छोड़ा था। जो बोलते थे, जैसे बोलते थे, प्योर देसी भाषा, ठेठ भाषा में वो सारी बातें करते हैं। थोड़ा सा आपको कट करना चाहूँगा, जैसे लोग समझते नहीं है। अब एक जगह धोनी है, अपने विराट हैं, वो भी तो हैं। अब उनको देख के कितने लोग शुरू करेंगे? अब हर कोई तो उनके लेवल पे पहुंचेगा नहीं ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, बट लोग ये समझते नहीं है। तो मैं घनश्याम सर, पावर ऑफ स्टॉक, और मैं तो हर जगह ओपनली जाके बात करता हूँ। फिर कोई ऐसा कहेगा कि यार ऐसे वो फेवर लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मलकांश यू, PR सुंदर, घनश्याम टेक, पावर ऑफ स्टॉक, ये चारों को तो मैंने इतना ज़्यादा देखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सही है। घनश्याम सर की बातें जो होती है ना, वो सिंपल देसी भाषा में बताते, तो मेरे को बहुत अच्छे समझ में आए थे। उनके लेवल्स भी क्या बोलते हैं,
33,111 444 वाले लेवल्स आते थे। अरे अजीब से लेवल कैसे निकालते ये एग्जैक्ट 22211 346 ऐसे वाले नंबर कैसे निकालते। तो मेरे को उनके वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद रहती थी। तो उनने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, काफ़ी ज़्यादा सिखाया है। और कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है कि मैं अपनी एक जर्नी मैंने चालू की, उस जर्नी में मैंने चीज़ें फेस की, सब कुछ किया, सब कुछ सीखा, ट्रेडिंग सीखा। रात भर मैं मार्केट एनालिसिस सबके देखता था, उनकी वीडियो हर एक उठा के देखता था, सब कुछ देखता था, प्लान्स बनाता। तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम उनके कंटेंट पे दिया है, कंज्यूम करने में, उनकी कंटेंट पे स्ट्रेटजीज मैंने बनाई है। तो मैं रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूँगा, हमेशा करूँगा। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि जैसे सब लोगों को पता चला होगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके घर पे ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे फौज में जाना बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद एकदम से पता चलता है कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो बहुत ही नीचे माना जाता है। तो उस टाइम पे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, और आसपास जिनको पता चल रहा था उनका क्या रिएक्शन होता था? देखो, घर वाले तो हमारे जो घर वाले ना, हम लोग के जो घर वाले हैं, वो जो कहते हैं ना इनोसेंट पेरेंट्स, हाँ, बहुत ज़्यादा। वो पेरेंट्स की जनरेशन शायद हमारे तक ही है बस। हाँ, मुझे जानता है। हम भी नहीं बनेंगे वैसे पेरेंट्स, हम भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमें सब पता है, खत्म हो गया वो। हमारे बच्चे तो फोन लेके पैदा हुए है ना। तो इनोसेंट पेरेंट्स, आप उनको, उनने जो लाइफ जी है, उनने जो चीज़ें सीखी हैं, अब हम क्या कोशिश करते हैं ना कि उनको हमारी तरह ढालने की कोशिश करते हैं कि यार हमें ये समझ में आता है तो तुम भी ये समझो। क्यों समझेंगे यार? उन्होंने अपनी जिंदगी के 40-45 साल इंडिया की वाला एज देखा है ना, समझ रहा हूँ, ग्रोइंग एज देखा, जहाँ पे सब कुछ नहीं था, जहाँ पे एक छोटी सी जॉब ही सब कुछ होती थी, वो सब। तो आप उनको नहीं कन्विंस कर सकते। तो मेरे को पता था कि ये नहीं समझ में आएगा उनको। ट्रेडिंग का मिडिल क्लास की कम्युनिटी में ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहा जाता है, जुआ माना जाता है, सट्टा बाजारी कहा जाता है, या तो रिस्क है ये कहा जाता है। तो रिस्क फिर उससे देखते हैं, है ना, क्योंकि इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना होती है ना, किसी के पास इतना रिस्क लेने का टाइम है, क्योंकि हर कोई अपनी जॉब में बिजी है ना, छोटा मोटा कमा रहा है वही है। तो मैंने उनको कन्विंस करने का बिल्कुल कोशिश नहीं किया। मैंने उनको इवन बताया नहीं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। मैं फौज छोड़ के आ गया था, है ना, उनको घर में पता भी नहीं चला। मैं चुपचाप पीजी में रहता था। अच्छा। 6 महीना चुपचाप पीजी के अंदर था, अंडरग्राउंड किचन के अंदर। मेरा ट्रेडिंग सेटअप, फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप मेरा किचन के अंदर बना था। स्टार्टेड विद, मेरे दोनों फ़ोन जमा हो गए थे, क्योंकि फौज के अंदर पता चल चुका था कि आई वॉज डूइंग ट्रेडिंग एंड ऑल। तो चीज़ें हैं और वहाँ के रूल्स के अंगेज में जाओगे तो आपके ऊपर चीज़ें होंगी। तो मेरे फ़ोन दोनों जमा हो गए थे, मेरे पास सिर्फ सिम था, सिम लेके मेरे को घर भेज दिया गया था, मतलब छुट्टी। तो अच्छा, जब वापस भी भेज दिया तब भी फ़ोन नहीं दिया जाता? नहीं, जमा हो गए थे ना, सस्पेक्ट है, ऐसा कुछ रख लिया, कुछ भी करके रख सकते हैं, है ना। तो वहाँ की चीज़ें, तो मेरे पास सिर्फ सिम थे, और सिम से मैंने, मेरे पास अकाउंट में जो पैसे थे, मैंने एक सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, एक सेकेंड हैंड टैब लिया, है ना, और वहाँ से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की पीजी में रह के। और पीजी में रहने के साथ साथ फिर मैं थोड़ा छोटा मोटा सिस्टम हर कोई बिल्डअप करता है, लाइट रंग बिरंगी लाइट लगा के करके वो फील लेने के लिए ना, दिखता हमने देखा ही वैसे, तो हम करते ही वैसे। तो फिर किचन से शुरू किया। 6 महीने तक मैं वहीं था पीजी के अंदर। जब 2022 का जब अक्टूबर में मैंने 22 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, इट वाज माय हाईएस्ट प्रॉफिट एट उस टाइम पे। अभी तो अलग बात है। तो उस टाइम पे हाईएस्ट प्रॉफिट था, तो मैंने सोचा चलो ये प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज के घर वालों को कुछ बता देता हूँ। मैंने पापा को स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनको कुछ समझ नहीं आया उनको क्या है। मैंने अगले दिन अकाउंट विड्रॉल करके उसका स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनको लगा कि हाँ यार पैसे तो हैं इसके पास अकाउंट में, मतलब कुछ कमा ही रहा है। लेकिन उनको ये कोई वो नहीं था, मतलब अभी तक कॉन्फिडेंस की। उनको वो चाहिए होती सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी। हाँ, लेकिन उनको इससे सिक्योरिटी नहीं मिली, बट हाँ कि कमा रहा है अपना, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा शांति मिली। अदरवाइज उससे पहले तक तो परेशान थे बहुत ज़्यादा कि कहाँ गया, क्या गया, कहाँ गया। पता तो लग ही जाता कि नहीं है, छोड़ चुका है, कुछ ना कुछ पता चल जाता है, बट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट दिस अक्टूबर में फिर मैं घर गया, फिर दे ऑल, मतलब मेरी जितनी फैमिली है वो छोटे से वो किराए वाले कमरे में रहते थे। तो फिर मैं गया, फिर मैंने सडनली जो पैसे थे अकाउंट में कमाए थे, 1-1.5 करोड़ कमाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पूरा रिनोवेट किया। फिर मैं सब कुछ ही, मतलब सडन 1 महीने के अंदर उनकी लाइफ ही पूरी चेंज कर दी। तो जैसे आपका भी फेज आया होगा लॉस का, और आपको उस लॉस से वापस बाउंस करने में, सबका जितने पैसे लिए थे वो सब कुछ वापस करने में कितना टाइम लगा था? आपने कितने टाइम में ऐसे फ्लिप हो गया था? ये मैंने ऑलमोस्ट जो अपना लॉस कवर किया है जुलाई 2022 के बीच तक मैं अपना ही पूरा का पूरा लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ चुका था।
तो मतलब आप मान लो जून तक मैं मई के 20 तक आप कह सकते हो 2022 अप्रैल मई के बीच में मैं लॉसेस में ही चल रहा था। अप्स एंड डाउन चल रहे थे, है ना। थोड़ा कवर अप करना चालू किया था 2022 दिसंबर से, मैंने कवर अप करना चालू किया और 2022 दिसंबर के आसपास तक मैं जो अपना लॉस था उसका 50% कवर अप किया था। तो मैंने फौज उस टाइम पे छोड़ दिया था, है ना। लेकिन उसके बाद फिर जब छोड़ते हैं इंसान, उस टाइम पे तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन छोड़ने के बाद जब बंदा ट्रेडिंग फुल टाइम बैठ जाता है ना, तो ज़्यादा लॉस और गड़बड़ी होती है। हाँ, और गड़बड़ी, और मैंने फेस किया। और उस टाइम पर बट इतना उस टाइम में मेरे को जब बड़े लॉसेस इतने बड़े लग नहीं रहे थे, मैं लॉस कर रहा था, मेरे को इतना लग नहीं रहा था क्योंकि मैं अपने आप को लॉसेस से एक बार निकाल चुका हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था अंदर कि अब मैं कर सकता हूँ, अब हो जाएगा। अगर मैंने क्या बोलते हैं जो अपना स्टार्टिंग का लॉस है उसको 20 लाख कवर अप कर लिया है, तो बचा कुचा 20 लाख भी कवर अप हो जाएगा, है ना, और आगे भी पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो 20 लाख कवर अप हुआ था, तो उसमें मैंने 8 लाख रुपए तो घर ही दे दिए थे शादी के लिए, बहन की शादी थी, है ना, गांव में, तो मैंने उधर ही दे दिया पैसा। अब 10-12 बजे इतना कॉन्फिडेंस है सब छोड़ चुका हूँ, कर चुका हूँ, पैसे देने भी है, और जो पैसा बचा उसका भी आधा दे दिया तो कर लूंगा भाई, क्योंकि अब बंदे ने एक बार अपना वो स्टेज देख लिया ना, हाँ, बॉटम हिट कर लिया, तो फिर तो क्या ही है, वही बात है। आपने काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी लिए होंगे, तो उसमें भी कई सारी बात करते कि इंसान का एंड क्या है, उसको अगर उसको अपना एंड पता है ना क्या है, तो फिर उसकी मोह माया सब चीज़ें डर निकल जाता है, नहीं होता है ना, उसको डर खत्म हो जाता है। तो मैं अपना एंड, मैं अपने प्लानिंग लिखी हुई थी मैं ऐसे करूँगा, ये तो है ही मेरे पास। हाँ, ये नहीं है। अब मैं प्लानिंग भी क्यों लिखी हुई थी पता है, कमिटमेंट की, क्योंकि मैं मेडिकल कैटेगरी में था, और मेडिकल कैटेगरी में आप फौज के अंदर एक वर्ड होता है, मतलब आप शहीद होते हो। शहीद तब होते हो जब आप ऑन ड्यूटी हो, आपके पास वेपन हो, आप कुछ एक्ट कर रहे हो ड्यूटी वाला, है ना, जिसके अंदर आपको कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस कैजुअलिटी में या तो मेडिकल कैटेगरी हो गई, या अगर डेथ हो जाती है तो फिर आप शहीद कहलाओगे। लेकिन अगर मैं मेडिकल कैटेगरी में हो तो मेरे को अलाउड ही नहीं हो सब करना, तो मेरे पास तो वो वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया। और तो मैं सेफ साइड में बैठा हूँ ना ऑलरेडी, मेरे को फौज ने सेफ साइड में रखा कि भाई ये सब चीज़ों के लिए फिट नहीं है। तो वहाँ पर मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे सोचो उस टाइम माइंड कैसे चल रहा था कि आप ये सब प्लान कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ ना, लॉस वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है एक ट्रेडर की, जो एक बार वहाँ से निकल गया, वो लाइफ में किसी फील्ड में, किसी सेक्टर में, कहीं पे भी कभी मार नहीं खा सकता, कभी भी मार नहीं खा सकता। जो इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर अपने लॉसेस से एक बार निकल जाता है, किसी भी फील्ड में कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बंदा बन जाता है, इतना स्ट्रांग बंदा बन जाता है कि आप उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, उसको एक बार उसको तोड़ ही नहीं सकता अगर एक बार वो निकल गया, है ना। तो वही चीज़ मेरे साथ थी। और मैं जब मेरे थे लॉसेस में था, मैं डिप्रेशन वाले फेज में था, मैं उसको डिप्रेशन तो मैं नहीं कहता था, लेकिन मैं पता है क्या करता था, मेरा जैसे मैं मैस में काम करता था, तो हमारे 200-220 लोगों का खाना बनता था, तो 1000-1500 हम रोटियाँ बनाते थे, हम 3 ही लोग होते थे मैस के अंदर। 3 टाइम का खाना बनाते थे, सुबह, दिन में, शाम का खाना बनाते थे। फिर मैं शाम को जिम करता था, है ना। वहाँ पे बॉर्डर एरिया होता है, वहाँ पे इतना कुछ ओपन नहीं होता, सब अंदर ही अंदर करना पड़ता है, क्योंकि बंकर वाली बिल्डिंग्स होती हैं इतनी मोटी मोटी, तो नेटवर्क भी अंदर नहीं आता है। मेरा फ़ोन बाहर रहता था, सॉक्स में एक फ़ोन, फिर दूसरे फ़ोन से मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट करके काम करता था। तो वो सिचुएशन भी बहुत, मतलब कि समझ गया मैं, इतना इजी सिचुएशन नहीं था, बहुत टफ सिचुएशन थी कि बंदा वहाँ पर कर ले, बट मैं वहाँ पर कर रहा हूँ। और मेरा यह था कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो या तो मैं उनकी वीडियोस देख के लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत फ्री टाइम हो गया तो मैं जिम कर रहा हूँ। बिजी रखते थे आप। सो तब रहा हूँ जब मेरे को, मेरी मतलब आंखें पलटती नहीं है सोने के लिए ऐसे करके, पर चला पढ़ते ही नींद ही आ जाएगी वाला, और 2-3 घंटा 4 घंटा मुश्किल से 4 घंटा सो जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना होता था। और मैं अगर अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास फ्री टाइम ना हो, फ्री टाइम हो तो मेरे दिमाग में चलेगा, उल्टी चीजें चल रही है ना। तो उस टाइप का शायद उसको डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन मेरे को वाली, बट आपने अच्छी तरह से उसको टैकल किया एक तरह से। मैंने उस वाली सिचुएशन मेरी चल रही थी उस टाइम पे, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर इंसान लॉसेस में है और लॉसेस से एक बार निकल गया, फिर वो कुछ भी कर सकता है यार। कर रहे हो आप। यही मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो हमारी जनरेशन और जितने भी लोग ट्रेडिंग में, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे खासे लॉस में हैं। तो उस टाइम पे आप तो वहाँ से निकले हो, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि वो भी अपना लॉस कवर करने की तरफ बढ़ जाए? माइंडसेट यार देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी और लॉसेस में होंगे, मैं लॉसेस वाले में से होंगे, उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। पहला क्या है, लॉसेस में वो होंगे जो बिना सीखे समझे, बिना टाइम दिए स्टार्ट कर दिया और पहले 3 से 6 महीने के अंदर लॉस में चले गए,
और अपनी लिमिट से ज़्यादा लॉस डुबा चुके हैं। सो उन लोगों के लिए मैं यही कह रहा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपका निकल पाना टफ है, बहुत टफ है। मतलब अगर मैं कहूँगा 100 में से कितना % आप कहोगे ना, मैं कहूँगा 2%। अच्छा, 1-2%, वो रियलिटी है। लेकिन कोई इंसान लॉसेस में है बट उसको हो चुका है 1 साल 1.5 साल, या वो अभी 2-3 महीना उसने स्टार्ट किया, अभी 2-3 महीना स्टार्टिंग के हो रहे हैं, उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्यों? देखो, जिसने स्टार्ट किया है अभी उसको 2-3 महीने हो रहे हैं, तो अगर वो पैसा ज़्यादा लगाने के बजाय मार्केट को टाइम ज़्यादा दे दे, पैसा नहीं देना है ज़्यादा, सीखे, टाइम ज़्यादा देना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट का जो डेली मार्केट में जो डेली मूवमेंट्स होते हैं उनको कंज्यूम करना है, उन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके देखना कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि आप प्रीवियस डाटा देख के कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन लाइव मार्केट में चल क्या रहा है वो आप आंखों से जब देखोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको फिर नोट डाउन करोगे या उसको ऑब्जर्व करोगे, तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना। और स्टार्टिंग आपकी है तो आप अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन कर सकते हो, आपको पैसा गेन करने के चक्कर में नहीं जाना है। वो अगर आपने ये कर दिया, आप और ऐसे कर करके आप 1-1.5 साल सर्वाइव करके आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो 1-1.5 साल जिसको हो चुका है और लॉसेस में है, बट लॉसेस उसके लिमिट में है, तो वो ऑटो अभी मतलब वो ये मान लो कि वो जर्नी में ही है, अभी प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में है, क्योंकि उसको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना आ रहा है और अभी भी स्टिल वो टिका हुआ मार्केट में, मतलब टिक गया, 1 साल से ऊपर बंदा टिक गया, तो आपने 70% जंग से ऊपर आ चुके हो। हाँ। अब आप 30% के लोगों में हो जो ब्रेक इवन स्ट्रगलिंग ऊपर नीचे में चल रहे हैं, आप 30% में आ चुके हो, आप कर जाओगे। लेकिन जिसने स्टार्टिंग में गैम्बल करके अपना ऑलमोस्ट पैसा उड़ा दिया है पहले से 3 महीने से 6 महीने के बीच में, आपको मैं 100% स्ट्रेटजी दे दूँ, जो कि होती नहीं है ना। मैं आपको अपने साथ बैठा के काम करवा दूँ, या मैं आपको कोई 100% शॉर्ट स्ट्रेटजी दे दूँ, होती तो नहीं है, लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा कुछ दे दूँ कि, कि कुछ ऐसा भी हो जाए इसको यूज़ कर लें, वो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब लॉस हुआ है तो फिर बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा लॉस चलता है, यार इतना लॉस हुआ, इसको कवर अप करना है। मैं जितना भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट नहीं लगेगा, जहाँ से आपको उम्मीद लग रही है आप वहाँ घुस जाओगे और उस उम्मीद के भरोसे पे पैसा लगा दोगे, और वो आपको उसी सर्कल में रखेगा, वो 70% के सर्कल में रखेगा, बस ये तो उनका निकल पाना टफ है। पर जो स्टार्टिंग स्टेज में जो काम कर रहे हैं, दे कैन बी प्रॉफिटेबल, दे कैन बिकम ए ट्रेडर, है ना। हम कर रहे हैं, अपन निकले हैं, अपन ने किया तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते यार। सही बात, मेरे से बेटर जगह पे हो, मेरे से बेटर सिचुएशन पे हो, AC वाला कमरा होगा आपका आपके पास आईफोन होगा या एंड्रॉयड होगा, लैपटॉप होगा, नेटवर्क अच्छे आते होंगे, है ना, फ्री होंगे, आपका कोई प्रेशर नहीं होगा, आपको 200 लोगों के लिए खाना नहीं बनाना, 3 टाइम की, है ना, 3 टाइम के लिए रोटियां नहीं बनानी, सब्जी नहीं बनानी, आपको पूरा लंगर साफ नहीं करना है ना, आपको शौक से फोन नहीं टांगना, कुछ नहीं करना भाई। आपने 40-50 लाख का लॉस आपने नहीं लेना है, तो पैसे नहीं होंगे आपने किसी से कर्जा नहीं उठाना, कुछ नहीं, आप बेटर जगह पर हो, बेटर सिचुएशन में, मेरे से हर एक चीज़ में आप बेटर हो। तो आप अगर इस प्रोसेस को सही से फॉलो करते हो, सो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द स्किल विच कैन गिव यू द बेस्ट लाइफ, हद से ज़्यादा तुम सोचोगे नहीं। हाँ, ये आपसे ये भी मेरे को पूछना है, तो बट आप इससे पहले 2-3 चीज़ें ऐसे कुछ बता दो कि जो लॉस कर रहे हैं वो थोड़ा ये 2-3 चीज़ें को फॉलो करें और अपने दिमाग में हमेशा रखें। देखो, लॉस कर रहे हैं, फॉलो करने को तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन लॉस अगर कर रहे हैं तो पहला रुकना सीखो, स्टॉपेज होना चाहिए। गाड़ी पे ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि भैया तुम ठोक के अपने आपको इंजर्ड ना कर दो, तो ब्रेक दबाना सीखो पहले कि कब ब्रेक दबाना है, कब क्या बोलते हैं हैंड ब्रेक भी खींचना है, इतना आना चाहिए। ब्रेक तो आप बीच बीच में दबाओगे, स्टॉप लॉस का काम करेगा, लेकिन हैंड ब्रेक आप तब लगाओगे जब आपकी गाड़ी रुक जाती है, जब आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है तो अकाउंट ब्लो करते वक्त आपको हैंड ब्रेक खींचना आना चाहिए कि यस यार अकाउंट मैंने ब्लो तो कर दिया, लेकिन इस अकाउंट ब्लो करने के पीछे पहले मेरा टाइम कितना था। अगर उस अकाउंट ब्लो करने के पीछे 1 हफ्ता है आप गैम्बलिंग कर रहे हो, 1 महीना है गैम्बलिंग कर रहे हो, 3 महीना है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर तुम साल में 4 बार अकाउंट ब्लो करते हो तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे इससे। लेकिन अकाउंट ब्लो करने का मतलब ये नहीं है कि भैया तुमने अपना पूरा बैंक अकाउंट ब्लो कर दिया। अकाउंट ब्लो करने का मतलब ये है कि तुमने 1 लाख रुपये अकाउंट में डाले थे और तुमने उसको 3 महीना चलाया, और स्टार्टिंग में ट्रेडिंग चलाना होता है, कमाना नहीं होता है, सही बात है ना। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, जस्ट अपने एक अमाउंट जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हो, मैं इसको ऐसे कहूँगा, इन्वेस्ट करने आए हो। फॉर एग्जांपल आपको एक कैपिटल डिसाइड करना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू गिव
1 लाख टू द स्टॉक मार्केट, चलो देखते हैं, अटेम्प्ट करके देखते हैं, अटेम्प्ट करो, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस से कि चलो अटेम्प्ट करके देखते हैं, इस अटेम्प्ट के लिए मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ, क्या आप फीस भी तो देते हो, ISPCS बना अंधी फीस देते हो आप, होटलों में कोई भी एजुकेशन हो, मतलब कमरा लेके रहते हो, कुछ करते हो, कितना पैसा खर्च होता है, तो स्टॉक मार्केट में तो कुछ करना पड़ेगा ना, आते ही पहले दिन से तो नहीं कमा पाओगे ना। तो 1 लाख रुपये आपने डिसाइड किया कि चलो 1 लाख रुपये में आई एम रेडी टू गिव टू द मार्केट, और इससे सीखूंगा, जो टाइम अपना यहाँ पे दूंगा। अब उस 1 लाख को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 25,000 25,000 25,000, और 25,000 रुपये अपने अकाउंट पर रखो। कोई सा मैं ये नहीं कहूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि स्टॉक से करना चाहिए, स्विंग से करना चाहिए, लेकिन स्टॉक स्विंग से तक जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा, बड़े कैपिटल के बहुत अच्छा होता है, ऑप्शन से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 25,000 को कोशिश ये करना कि भाई 3 महीना में एटलीस्ट टिका पाऊँ, नहीं तब से तुम मत कमाओ, हर एक महीने तुम 8,000 7,000 लॉस ही करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद वो अकाउंट ब्लो होना चाहिए, 3 महीने के बाद आपका जीरो होना चाहिए, 3 महीने तक 1 रुपये नहीं डालना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, आपके 12 महीने क्लोज हो गए, हाँ बस तब तक सीख जाओगे आप, तब तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ। आप मार्केट में क्या नहीं सीख सकते आप, अगर आपने अपने आप को टिकाना सीख लिया, अपने पैसे को टिकाना आपने सीख लिया, मैंने आपको एक टारगेट दे दिया ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, साल तो चाहिए, साल तो चाहिए आपको, अपना ज़्यादा पैसा भी नहीं डुबाना, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपना 1 साल दे रहे हो स्टॉक मार्केट में, नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे स्ट्रीम पकड़ लो ना, दूसरे सेगमेंट पकड़, हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, हर कोई इन्वेस्टर नहीं बन सकता, हर कोई राकेश झुंझुनवाला नहीं बन सकता ना, वो तो एक ही है, लेकिन हाँ उनके अगर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो हाँ कुछ हद तक मतलब उनकी जर्नी को आप जी सकते हो। अगर उन्होंने 44-45 हज़ार करोड़ बनाया तो आप 44-45 लाख बना सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा वहाँ गेम में रहोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। गेम में रहना इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, और अकाउंट ब्लो का मतलब बैंक अकाउंट ब्लो हो जाता है। मैं यहाँ पे डीमैट अकाउंट ब्लो की बात कर रहा हूँ, और ये प्रोसेस जिसने फॉलो कर लिया, इससे 2 चीज़ें होंगी। और ये ट्रेडिंग की बात कर रहा है, FNO ट्रेडिंग या जो भी करता है, FNO का क्रेज जाता है, कम कैपिटल से हो जाता है, तो FNO ट्रेडिंग, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो का काफ़ी ज़्यादा क्रेज अभी चल रहा है ना, काफ़ी बढ़िया भी उसमें पैसा बनता है, लेकिन बहुत रिस्की भी है। तो FNO ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, किसी को भी करना है, आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, एक कैपिटल डिसाइड करना है, उस टाइम फ्रेम को 4 पार्ट में डिवाइड करो, उस कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड करो, और पूरा टाइम फ्रेम एंजॉय करना, पूरा का पूरा टाइम फ्रेम, 1 साल तो 1 साल पूरा टिकना है। कैपिटल सब कुछ डिसाइड कर लिया, कैपिटल 1 हफ्ते में उड़ा दिया, फिर फायदा क्या? फिर तो आपका अकाउंट, आप तो जुआ खेल रहे हो, आप मार्केट सीखने नहीं आए हो। अब आपको अपने आप को जज करने में आना चाहिए कि मैंने क्या किया। अब आप खुद, जितने भी व्यूअर्स होंगे, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, वो खुद जज कर लेंगे कि भाई वो क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बात। और सिंपल सा उन्हें पता हो कि मैं गैमलिंग करता हूँ, है ना। और अगर आप आ रहे हो कुछ दिन में ही अपना पैसा उड़ा दे रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी करो, कुछ भी करो, तुम स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है, जब क्योंकि टिक ही नहीं पा रहे तुम मार्केट में। हाँ, कोई स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं है, कोई सेटअप किसी काम का नहीं है, कोई इंडिकेटर किसी काम का नहीं है, कोई लेवल किसी काम का नहीं, कोई प्रेडिक्शन किसी काम का नहीं, क्योंकि तुमने सबसे पहली चीज़ जो होती है अपने आप को टिकाना, वो माइंडसेट ही नहीं लेके आए हो। इसी का तो गेम है, माइंडसेट। सारा गेम माइंडसेट ही क्या है। अगर आपको अमीर है उसका माइंडसेट है, अगर कोई गरीब है तो उसका भी माइंडसेट है कि जितने भी पैसे आ जाए तुम ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। यस। आपने 45 लाख तक का लॉस किया, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि आपके माइंड में थॉट आने लगे कि अब तो सुसाइड भी करना पड़ सकता है? सबसे पहली गलती यही होती है कि लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होता यार। मैं अभी पता है सोशल मीडिया पे, हाँ, एक फाइनेंस कैटेगरी के अंदर, ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर क्या चलता है, सबसे कॉमन वर्ड चलता है यार, ट्रेडिंग थोड़ा कोर्स बेच के कमाता है। हाँ, सुना होगा ना। हाँ। हर कोई, यार मेरे को एक चीज़ बताओ, वो कमा रहा ठीक है, किसी से भी कमाए, किसी को क्या कमा दो, तुमको अपने लिए क्या बेस्ट मिल रहा है, कहाँ से बेस्ट मिल रहा है, आप वो देखो। किसी के पास मत जाओ, किसी को आपको इंडिविजुअली को पकड़नी, जहाँ आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है वहाँ से लो, लेकिन एजुकेशन लेना। आपके एजुकेशन से, आपके पेरेंट्स से कोई कमाए ना कमाए, आपने इतना ज़्यादा फीस पे किया है कॉलेजों में आपने इतना ज़्यादा फीस पे किया इंस्टीट्यूट्स में, है ना, लाख रुपए, आप बन गया SPCS। सही बात, नहीं बने ना। आप जस्ट एक इन्वेस्ट करते हो कि यार चलो यहाँ से मैं कुछ एजुकेशन ले लेता हूँ, कुछ मेरे को नॉलेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए वो छोटे छोटे कोर्सेज अलग सेगमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन सबसे
मेन रीज़न मैं कहूँगा लॉसेस का, सबसे मेन रीज़न। क्योंकि अगर एक इंसान एजुकेटेड है ना, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास 2 तरीके के लोग मतलब मेरे को कांटेक्ट करते हैं डिफेंस से ही। पहला एक जवान, वो मेरे को तब कांटेक्ट करता है जब वो अपने लॉसेस कर चुका हो, तो बहुत ज़्यादा कर चुका है, मतलब ख़त्म कर चुका होता है सब। एक ऑफिसर, वो मेरे को तब कांटेक्ट करता है उसने लाख रुपए का लॉस कर लिया हो, एंड वो लाख रुपए का लॉस कर लेकर बहुत परेशान है। वो इतना ज़्यादा परेशान, मतलब उसके डाउट्स इतने होते हैं कि मैं यही कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को चेक करो, मेरा ये है, डाउट है, मेरे क्वेश्चन है, मेरी क्वेरीज है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, ये सीखा। 3 महीने अच्छा वर्क किया, एक दिन में मेरे से हो गया, वो हो गया 1 लाख रुपए लॉस पे। एंड सेम जो 40 मतलब 10-15 लाख रुपए कॉमन डुबा देता है आदमी जिसकी सैलरी 30-35-40 हज़ार रुपये 10-15 लाख रुपए डुबा चुका है, वो बंदा सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई लॉस कवर करवा दो। हाँ, कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो है वो वापस करवा दो। वो उसका दिमाग पर लास्ट ऑप्शन नहीं बचा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है ना कुछ और सीखने से। उसको मैं कहूँगा सीख जाइए ना, लॉस कवर करवा दे, कुछ हो सकता है तो बताओ ये। अब देखो ना, अब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है दोनों के बीच में? एजुकेशन का डिफरेंस है। वो एक वेल एजुकेटेड बंदा है, क्वालिफाइड बंदा है, तभी वो जाके ऑफिसर बनना है। लेकिन ये मैं वैसे कैटेगराइज नहीं करता, पर मैं एक एजुकेशन का बात कर रहा हूँ कि इसके पास इंसान की, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास कम एजुकेशन थी। मैं 12th पास आउट हूँ, 11th तक पढ़ा हूँ। 12th तो मैंने स्कूल गया नहीं, मैं प्राइवेट किया, तो मैं 12th पास हूँ। तो एजुकेशन नहीं है ना, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरा सोचने का, समझने का जो तरीका है, नज़रिया है, वैसी होगा अनएजुकेटेड। ठीक है, तो वही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे सबसे ज़्यादा लॉसेस लोगों को होते हैं, जो गलती कभी ना करें, बिना सीखे समझे ट्रेडिंग में घुसना। कोई सा भी ट्रेड करो तो इन्वेस्टिंग ही कर लो, स्विंग ट्रेड ही कर लो, ऑप्शन ट्रेड ही कर लो, क्रिप्टो ट्रेड ही कर लो, फॉरेक्स का इतना बड़ा इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स से कुछ भी कर लो। विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन आप ट्रेड करने जा रहे हो, हाथ डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तुमने 101% लॉस करना है। सही बात है, पहली चीज़ होगी। दूसरा आता है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। अब स्ट्रेटजी कैसे आएगी? जब आप एजुकेशन आपके पास होगी, तब आपको पता होगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है। नो वन नोज वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी। सर मेरे से ओवर ट्रेडिंग होता है, सर मेरे से इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, मुझे नहीं पता कब ट्रेड लेना है, मुझे नहीं पता कहाँ ट्रेड लेना है, ये सारे क्वेश्चंस, मुझे नहीं पता कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, मेरे को नहीं पता कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है, मेरे को नहीं पता कहाँ पर मेरे को टारगेट सेट करना है। इन सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको एक स्ट्रेटजी देती है। सही बात है। स्ट्रेटजी आपको बताती है हाँ ये सेटअप बन चुका है, एंटर करने की जगह है। प्रॉफिट होगा लॉस हो बात की, एंटर करने की जगह है, तो पूरे दिन भर आपने पेशेंसली वेट करना है कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक घुसूंगा नहीं। इससे क्या होता है? आपकी रैंडम ट्रेडिंग नहीं हो रही, आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही, आपकी गलती करने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि आप वेट करो, आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप होना चालू हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी, जिसका एक पहला स्टेप है कि जब तक बने ना तब तक घुसो मत। बन गया सेटअप, दिख रहा है, मतलब सेटअप मतलब जो बार बार रिपीट होता है, वही सेम चीज़ आपने को दोबारा दिखी, उसी को स्ट्रेटजी कहते हैं, क्योंकि आपने बैक टेस्ट डाटा देखा उसका कि जब रिपीट होता है तो ऐसा रिएक्ट करता है, 10 में से 7 बार फेवर में जाता है, 3 बार नहीं जाता है, तो ये स्ट्रेटजी है। अब वो कोई सी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बना, आप पहला चीज़ आपका पेशेंस टेस्ट हो गया, आपकी एक स्ट्रेटजी में आप देखा, आपने एंटर कर लिया, चलो। अब दूसरा रूल क्या होता है कि इस स्ट्रेटजी में मार्केट कंडीशन होती है, साइडवेज, वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग। कौन सी मार्केट कंडीशन है? साइडवेज मार्केट कंडीशन है। साइडवेज मार्केट कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी में रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड हमेशा छोटा रखना होता है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। तो कंडीशन क्या है? साइडवेज। चलो 1:1 पर काम करते हैं, सेटअप बना 1:1 तो मिल ही जाएगा। 1:1 का मतलब है जहाँ तुमने एंट्री ली, जितने का तुम टारगेट लगा दे उतने का तुमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, बस। अब तुमने स्टॉप लॉस पता है, एंट्री पता है, टारगेट लगा दिया, अब क्या काम है? अब स्ट्रेटजी तुमने देखा है ऐसे ऐसा काम करता है, अब उसी देखे हुए डाटा के बेसिस पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि चलो घुस जाते हैं, देखा है चलता है, 10 में से 7 बार चलता है, 3 बार फेल होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है, उस प्रोबेबिलिटी पे आप बेट कर रहे हो, उस प्रोबेबिलिटी पे आप पैसा डाल रहे हो। चला टारगेट आएगा, नहीं चला वो लॉस जाएगा। अब लॉस आपका हो सकता है, आप वही सेम सेटअप पर 10 बार काम करोगे तो 7 बार टारगेट आएगा, 3 बार लॉस जाएगा।
बस दैट सिंपल। ट्रेडिंग की सारी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स, इमोशन, साइकोलॉजी, ये हो गया वो हो गया, रोना धोना सब खत्म हो जाता है यहाँ पे। सही बात। लेकिन वो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट, उस स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास वो बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए भाई। स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, मूविंग एवरेज क्या होती है भाई, RSI डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, है ना, ये ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करते हैं, और आपका मैक्स पेन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। यार ये तो बेसिक चीज़ें, ये बेसिक एजुकेशन ही अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुम बिना सीखे कूद रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे से पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा ही नहीं बनता, 4 लोगों को और बता जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं सीखा। सही ना? तो सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा रिस्क एपेटाइट, कि भाई मेरी क्षमता कितनी है खोने की, और रिस्क एपेटाइट, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना झेल सकते हो भाई, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है लोगों की, लेकिन रिस्क एपेटाइट नहीं पता होता है। बैक टू बैक स्ट्रेटजी पर ट्रेड्स मिल रहे, तुम बैक टू बैक लिए जा रहे हो, कोई स्टॉपेज तो होगा, कोई बैरियर तो होगा जो तुम्हें रोकेगा, है ना, ब्रेक, पावर ब्रेक तो होगा ना, कि कहाँ पर रोकना है। डेली लॉस लिमिट, पर ट्रेड लॉस लिमिट, पर वीक लॉस लिमिट, पर मंथ लॉस लिमिट, वो कुछ तो होगी। आपकी स्ट्रेटजी, मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, सेबी ने कई सारे रूल्स ला दिए, मार्केट जो बहुत स्मूथ चलता था बहुत वोलेटाइल हो गया, जो बहुत वोलेटाइल चलता था बहुत स्मूथ हो गया। आपकी स्ट्रेटजीज वोलेटाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, प्रीमियम नहीं चल रहे, वो नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी हट गया, वो हट गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मॉडिफाई तो करते रहना पड़ेगा। अब सेम स्ट्रेटजी पर टिके रहोगे, तुमको लॉस पे लॉस दिए जा रहे हो, तुम किए जा रहे हो, वहाँ गलती होती है। और वहाँ पर कैसे रुकता है इंसान, जब उसको अपना रिस्क एपेटाइट पता हो। भाई मेरे को एक ट्रेड में 1000 रुपये का ही लॉस लेना है, और एक दिन में मैं सिर्फ 2000 लॉस झेल सकता हूँ भैया। 2 ट्रेड में ऐसा गया, सिस्टम बंद, खत्म, तुम्हारे रिस्क लिमिट खत्म। अब 2000 क्या है, तुम्हारा 2000 वो अमाउंट है जो तुम लॉस लेके सेटिस्फाइड हो, मतलब जो तुम लॉस लेके शांति से सो सकते हो, तुम्हारे दिमाग में खुजली नहीं होगी बार बार कि भाई अब क्रिप्टो कर ले, यहाँ तुम ये फॉरेक्स कर ले, ये चीज़ें नहीं होंगी उससे। 3 इंपॉर्टेंट, पहला बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जितनी ज़्यादा ले सकते हो भाई लो। तुम मार्केट में यार तुमने 10-15 लाख डुबा दिए, मेरे पास मैं व्लॉगिंग करता था ना, तो मेरे पास लोग घर घर पहुंचते हैं, तभी मैंने बंद किया व्लॉगिंग। हाँ देखा मैंने। अब मेरे पास लोग फोटो खिंचाने तो नहीं आएगा सीखने, मेरे पास मेरा दिमाग खराब करने के लिए आएगा। मैं ऐसा इसलिए या तो पैसे दे दो। कोई कहेगा भाई दिमाग खराब क्या होता है, आपके फैन है ये, हमारा कोई फैन नहीं होता है, हमसे सब सीखने, हमसे कुछ चाहिए होता है, फॉलोअर होता है, हमसे कुछ चाहिए होता है, हमारा कोई फैन नहीं है। वैसे बता, फैन वही कहेगा जो मेरे से सीख के मेरे से इंस्पायर होगा। जब मैं कहूँगा कि भाई मैं घनश्याम सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत कुछ उनसे सीखा है, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मेरे को उनका ट्रेडिंग स्टाइल का टी नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे तो ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स में वो हमारा फॉलोअर नहीं है, उसको हमसे फोटो नहीं चाहिए, उसको हमसे कुछ चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो रहा है हमारे इन्फ्लुएंस से, हमारे को देख के कुछ ना कुछ करके, तो हमारा फैन नहीं है, तो हमसे उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मैंने वही देखा है, मेरे पास आते हैं, मैंने 15 लाख डुबा दिया, मैंने 20 लाख डुबा दिया, मैंने 25 लाख डुबा दिया मेरे लोन में। मैं कहा भाई सीखा कितना, क्या सीखा भाई, सीखा तो क्या ही, यही कहते हैं मार्केट ही सब सिखाता है, तो सिखा दिया मार्केट ने, बैठो। अरे यार आपके पास 2 ऑप्शन है ना, या आप मार्केट के भरोसे रह के कर दो, हाँ, या तो जिसने पहले कर रखा उससे सीख लो, या आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी सोच बूझ के भरोसे बैठो। मार्केट के भरोसे बैठोगे कभी पैसा नहीं मिलेगा। अपने भरोसे, अपने एजुकेशन, अपने सेट, अपनी स्ट्रेटजी, अपने कॉन्सेप्ट, अपने लॉस प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है, अपने माइंडसेट, अपनी इमोशन कंट्रोल, अपनी साइकोलॉजी, इसके भरोसे बैठोगे, तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि कंट्रोल अब तुम्हारे पास है, मार्केट के पास नहीं है। जब तुम्हारा कंट्रोल मार्केट पे चला जाता है तब होती इमोशनल ट्रेडिंग। हाँ। और वहाँ आदमी इमोशंस तो सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो फर्स्ट एजुकेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, आपकी स्ट्रेटजी, और रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आप रिस्क एपेटाइट कह सकते हो। ये 3-4 चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग है, तो शायद ही कोई चीज़ आपको रोक पाएगी। हाँ सही बात है। तो दिनेश भाई अब थोड़ा टेक्निकल पे चलते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो स्कैल्पिंग में, आपने एक ट्रेंड सेट किया था स्कैल्पिंग का, जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं मार्केट में हूँ, क्योंकि मेरी जितनी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोगों को भी लगता होगा, सब एग्री करते होंगे। तो आज आपसे हम स्कैल्पिंग सीखते हैं, ठीक है। तो क्या स्कैल्पिंग से एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है? ईयरली प्रोसेस में पूछ रहा हूँ मैं।
अभी बताता हूँ मैं। पहली चीज़ आपको बताऊँ, मैंने ट्रेंड सेट नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ किसने ट्रेंड सेट किया। पहली चीज़ मतलब वन ऑफ द ओजी। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं मेरे को थोड़ा सा वो और ओजीज को बताने दो ना। एक है घनश्याम सर, एक आपने विजय ठाकरे, एक इंसान है, मतलब इंसान है, उनका चैनल है विजय ठाकरे, और एक विजय ठक्कर है। विजय ठक्कर अलग है, ठाकरे अलग है, विजय ठाकरे अलग है। जाके सर्च करो उनको, उनका पुरानी वीडियोस देखो भाई। वो स्कैल्पिंग करते थे ना, ये आजकल जितने नए नए जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स है, दे आर नॉट ट्रेडर्स, जस्ट क्रिएटर्स एंड एजुकेटिंग, वो अलग साइड करो। विजय ठाकरे की आप वीडियोस जाके देखो, वो कई सारे पॉडकास्ट में भी आए, उन्होंने 10-10 लाख को 1.5 करोड़ में कन्वर्ट किया है। वो भी बहुत डिप्रेशन वाली सिचुएशन में गए थे। तो उनकी जो स्कैल्पिंग लेवल ब्रेकडाउन होती, बंदा क्वांटिटी डाल रहा है, धाड़ 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 नीचे, प्रॉफिट बंदा बुक कर रहा, लेवल ब्रेकआउट, एक 1.5 घंटे की उनकी स्कैल्पिंग वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो वो थे स्कैल्पर, जिनको मैं काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग के लिए देखता था। बाकी घनश्याम सर भी स्कैल्पिंग ही करते थे, लेकिन मैं उनकी सिर्फ मार्केट एनालिसिस, मार्केट ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के लिए उनको ऑब्जर्व किया था। उनका ट्रेडिंग स्टाइल मैंने ऐसे कॉपी नहीं किया, बट स्कैल्पिंग मैं उनसे सीखा। सो वो ओल्डेस्ट ओजी है ऐसे। और भी कई सारे होंगे बट जिनको मैं जानता हूँ, है ना। तो एक बार जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो एक बार उनका वीडियो जरूर जाके देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। सो स्कैल्पिंग से प्रॉफिटेबल हो पाना, देखो वैसे ठीक है, हो सकता है इंसान प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट स्कैल्पिंग की एक गलती सबसे बड़ी क्या होती है ना, स्कैल्पिंग का अगर आप किसी को देख के स्कैल्पिंग कर रहे हो कि यार ये तो स्कैल्पिंग करता है, स्कैल्पिंग से प्रॉफिटेबल हो गया, स्कैल्पिंग से किया जाता है, इसने 10 लाख रुपये मारे और 1 लाख रुपये प्रॉफिट बना दिया, तो मैं भी कर लेता हूँ। वो 10 लाख रुपये बियर कर सकता है। स्कैल्पिंग में जो कैपिटल यूज किया जाता है, उस बंदे की कैपेसिटी है उस पूरे के पूरे कैपिटल को ब्लो करने की। अगर मैं 10 लाख रुपए स्कैल्पिंग में यूज़ करता हूँ तो मेरी कैपेसिटी है 10 लाख रुपए। अगर मेरा एक ट्रेड में चला जाएगा तो मैं रात को सो सकता हूँ शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती कहाँ आ जाती है स्कैल्पिंग में, जब अपनी बियरिंग कैपेसिटी से इंसान ज़्यादा पैसा यूज़ कर देता है। लोग सोचते हैं कि 10 लाख यूज़ करूंगा लेकिन 50,000 ही लॉस करूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा, बट स्कैल्पिंग में ये हो नहीं सकता। लेकिन स्कैल्पिंग का गलत गाइडेंस लोगों को क्या मिला है कि स्कैल्पिंग अगर करनी है तो आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। और लोग क्या कहते हैं कि जो 1,000 जो 10,000 से काम करने वाला ट्रेडर है उसके बैंक में 1 लाख पड़ेंगे, वो 1 लाख लेके स्कैल्पिंग कर देगा। नहीं, आप 10,000 से स्कैल्पिंग करने चाहिए। आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी ये झेलने की क्षमता 10,000 तक ही है। तुमने 1 लाख रुपए डाल दिया, तुम स्कैल्पिंग से प्रॉफिटेबल ही नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं 6 महीने तक नॉन स्टॉप प्रॉफिटेबल हूँ। 3 महीने की मेरी विनिंग स्ट्रीक है, और 3-6 महीने में जो पैसा कमाया स्कैल्पिंग में, एक दिन की एक गलती ने 6 महीने का आधा प्रॉफिट एक दिन की एक गलती ने ले लिया। सही बात है। बट वो मेरे को हर्ट नहीं किया। मैं सेम जो मैंने एक दिन के अंदर 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का लॉस मैंने अगर एक दिन के अंदर लिया है, और मैंने पिछले 6 महीने में 1 करोड़ 1.5 करोड़ सिर्फ जैसे स्कैल्पिंग करके बनाया हुआ है, और वो स्कैल्पिंग में मैं 5-10 लाख रुपये का कैपिटल यूज़ कर रहा था, 5-10 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहा था। लेकिन मैंने एक दिन गलती ये कर दी कि भैया मैंने स्कैल्पिंग में 1 करोड़ का कैपिटल डाल दिया। और गलती ये होगी कि जब लॉस में गया तो मैंने उसको काटा नहीं, है ना, क्योंकि वो पहले दिन फ्रेश था, सब कुछ नया था, डिसीजन लेने में टाइम लग गया, सब कुछ काफ़ी देर से नीचे 40 लाख की ट्रेड में चले गए। लेकिन मेरे को 40 लाख झेलना आता है क्योंकि मेरे पास सारा पैसा प्रॉफिट का ही पड़ा है। तो मैंने सेम जो मैंने वापस से मैंने देखा कि यार चलो गलती होगी, गलती का रिजल्ट मिल गया, सेम मैं क्या करता है इंसान वहाँ पे कि स्कैल्पिंग ही तो करनी है। अभी पड़े हैं अकाउंट में 1 करोड़, 60 लाख पड़े हैं, 1 करोड़ में से 40 लाख चले गए, तो 60 लाख डाल के कवर कर लेता हूँ। ये वो स्कैल्पिंग में सबसे गंदा कीड़ा होता है, आपको खत्म कर देगा, बचा कुचा पैसा भी ले आएगा, सारा लेके चले जाएगा। वो नहीं करना है ना। मैं क्या मेरे को बड़े डेंट पड़े, मैं क्या किया, जो मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा था जिससे मैं वहाँ तक पहुँचा, वही सेम नेक्स्ट डे से सेम प्रोसेस फॉलो, स्मूथली बन गया पैसा, स्मूथली निकल गया पैसा, मतलब लॉस कवर अप हो गई। बट स्कैल्पिंग से पैसा बनता है, बट ये है कि आपको स्कैल्पिंग में पैसा उतना ही यूज़ करना है जितना पूरा लूज़ कर सकते हो। आपकी कैपेसिटी है भाई, मैं 1 लाख का लॉस एक ट्रेड में उठा सकता हूँ, एक दिन में उठा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं बियर कर लूँगा। 1 लाख से स्कैल्प करो, तुम 1 लाख को 2, 3, 4, 5 आराम से बना के ले जाओगे। तो ये तो आपने बताया कि हाँ स्कैल्पिंग से पैसे बन सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, स्कैल्पिंग एक बिगिनर ट्रेडर के लिए तो नहीं है,
किन ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग करनी चाहिए और ये स्टार्ट करनी चाहिए? पहला तो मैं ये कहूँगा कि नहीं वर्ड तो मैंने बोलना बंद कर दिया है कि बिगिनर को नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी तो बोलनी नहीं है भाई। मैं सही बता रहा हूँ कि तुम ऑप्शन ट्रेडिंग से मत करो। इंसान क्या सोचता है ना, अपना तो खुद कर रहा है, हमको नहीं बोल रहा है। हमको बोल रहा है स्विंग करो, स्टॉक करो, बेकार है, इसको नहीं सुनना है, करो भाई तुम। कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं ना नेगेटिव अब मेरे को बोलना है ना किसी को मना करना है। मैं रोकता ही नहीं किसी को, आप रोकना ही नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ें बोली, सब कुछ मैं रोकता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, सोचता हूँ कभी यार कर सकता है बंदा, लेकिन हाँ प्रॉपर करना चाहता है, उसका मन है, मन तो किसी का मार नहीं सकता, पैसा उसका है। बिगिनर भी कर सकता है स्कैल्पिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर को स्कैल्पिंग की लॉसेस मैनेज करने नहीं आएंगे, स्कैल्पिंग को झेलना नहीं आएगा, है ना। तो अगर आपको मन है करो, लेकिन आप झेल नहीं पाओगे। आपका जो पैसा आपका 3 महीना, मैंने आपको जो स्टार्टिंग प्रोसेस बताई थी, जो 3 महीना पैसा टिकना है वो स्कैल्पिंग में 3 दिन नहीं टिकेगा, बस इतना है ना। और जो आपकी जो 1 साल की प्रोसेस है वो 1 महीने की प्रोसेस नहीं बचेगी, इतना है। तो बिगिनर करना चाहते करो, नहीं करना चाहते आपको पता ही है, अब आपको रिजल्ट में समझ आ गया होगा। लेकिन अगर स्कैल्पिंग करना तो एटलीस्ट 6 महीना जिसको स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के अंदर काम करते हो गया है और उस स्कैल्पिंग को ट्राई करना चाह रहा है। लेकिन अब मैं बता देता हूँ, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, वो स्कैल्पिंग कर सकता है। प्रो लेवल को तो खुद बताने की जरूरत नहीं, प्रो लेवल तो स्कैल्पिंग उनको करनी है, नहीं करनी है। प्रो लेवल वाला बंदा तो सुनेगा भी नहीं वो अपना कर रहा है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको 6 महीना हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, तो आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो। साल भर हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपका लॉस हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हद से ज़्यादा आप लॉसेस लेके बैठ चुके हो, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके हो, आप सोच रहे हो कि मैं स्कैल्पिंग से कवर अप करूँगा, जितना लॉस लिया है उसका 2 गुना लॉस हो जाएगा और बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, बर्बादी का स्टेप हो सकता है आपके लिए स्कैल्पिंग। लेकिन अगर आपका लॉस लिमिटेड ही है, ठीक है, चीज़ें चल नहीं रही, सेटअप वर्क नहीं कर रही, लॉन्ग पोजीशन ट्रेड ले नहीं पा रहे, होल्ड करने की दिक्कत है, होल्ड नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट आता है, दिखता है ट्रेड में प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा भी कैरी कर लेते हो, लेकिन एट द एंड लॉसेस में क्लोज कर रहे हो, प्रॉब्लम दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो कि यार हाँ, मेरे को ट्रेड में अच्छे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता। ट्रेड्स एंट्रीज अच्छी होती हैं, अच्छी जगह पर घुसता हूँ, अच्छे स्टॉप लॉस जोन बनते हैं, है ना, अच्छी कैंडल फाइंड आउट करता हूँ और अच्छे टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ और वॉल्यूम वाले जोन में ट्रेड करता हूँ। बट होल्ड की वजह से मैं लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। वो उस इंसान को स्कैल्पिंग स्पेसिफिकली उसी को ट्राई करनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट है, जिसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है, वो करे बहुत अच्छा है। और रिस्क एपिटाइट भी थोड़ा ज़्यादा हो जिसका। नहीं, स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत कम होता है, स्कैल्पिंग में एसेट बहुत छोटा होता है। हाँ, बट कई बार क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी ले ली और मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये तो आपको, मैं इसलिए मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि स्कैल्पिंग में कैपिटल कितना रखना है जितना आप पूरा लूज कर सको। क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ये है, आप क्वांटिटी डाल रहे हो, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। आप एक कैंडल, आप ये इमेजिन करो ना कि भाई तुमने एंट्री करी, कोई 10 रुपये का प्रीमियम आपको बहुत अच्छा लगा, अब आपके दिमाग में तो यही पता है कि मैं 10 का 12 जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, 11 जाएगा एग्जिट कर दूंगा, 13 चला जाएगा एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अगले 1 मिनट की एक ऐसी कैंडल आई कि 10 का 0 मार गई। हाँ, तो इसीलिए आप क्योंकि आप क्विक एंट्री एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस टारगेट तो लगता ही नहीं सिस्टम पे। स्कैल्पिंग आपने क्वांटिटी डाली 10,000 20,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 10 रुपये वो उठाया, 11 रुपये वो निकाल के आ गए, लेकिन वही एक कैंडल गिर गया। तो हमेशा स्कैल्पिंग में वो वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर अगला मैंने ट्रेड लेती है, अगली चीज़ ऐसी गिरी, ऐसा हो गया, जिसको कहते हैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ये होगी, तो मेरा कितना लॉस होगा वो आपको पता है, आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर जाओगे। बस वो पता होना चाहिए कि यार 72 से 72 कंडीशन में अगर एकदम से 0 हो जाता है तो मेरा 5 ही लाख जाएगा, 10 ही लाख जाएगा, 5,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, भाई अंधाधुंध स्कैल्पिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अंधाधुंध इतनी मत करना कि आपको सारा पैसा ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस में देना पड़ जाए। मैंने दिया है, मैंने कुछ 2-3 महीने का एक टाइम पीरियड का मैंने पीएनएल शेयर किया था, जिसमें मेरा 55 लाख का प्रॉफिट था 60 लाख लॉस वो था, टैक्सेस था। हाँ, 63 ऐसा कुछ करके मेरा चार्जेस पड़े थे। फिर मैं सोचे यार प्रॉफिट तो मेरा 55 लाख का होगा। लास्ट में जब ओवरऑल पीएनएल चेक किया तो 6-7 लाख का लॉस। इसीलिए क्योंकि बड़ी क्वांटिटी से मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, है ना, मैं प्रॉफिट्स में भी गया, अच्छे लॉसेस में गया, फिर कवर अप करके उसको उस पर भी लाया, लेकिन चार्जेस दोगे इतने ज़्यादा हो गए कि वो, तो ये सेटबैक थोड़ा सा स्कैल्पिंग का है। बट
आई होप समझ में आ गया हो कि स्कैल्पिंग हाँ, किसे हाँ, करनी चाहिए। डेफिनेटली। तो स्कैल्पिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? फर्स्ट हाफ बढ़िया रहता है या सेकंड हाफ बढ़िया रहता है? फर्स्ट हाफ बहुत है, सेकंड हाफ ना स्लो एंड स्मूथ मार्केट हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। मार्केट के लिए पागल होते हैं ना, जो एकदम जिसको गैम्बल करना होता है, भाई ऊपर जाएगा नीचे आएगा आज तो बेट करूंगा वाला, वो बहुत आते हैं। उनको वो ट्रैप बहुत, मार्केट में बहुत अच्छे ट्रैप बनते हैं, तो ऊपर नीचे के स्पाइक वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आते हैं, प्रीमियम बहुत अच्छे जंप करते हैं। सेकेंड हाफ उनके लिए है जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड बनाते हैं, जो सेकंड हाफ में एक जेन्युइन ब्रेकआउट ढूंढते हैं, ब्रेक डाउन ढूंढते हैं, वो ले ट्रेड को लेके बैठना जानते हैं लंबा 1-1.5-2 घंटा या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड हाफ है। स्कैल्पर्स के लिए तो 9:15 से लेकर 11 बजे के बीच में ख़त्म कर दो अपना सिस्टम। बना गया उसके बाद नहीं करना मार्केट में काम। तो इतने सारे सेगमेंट्स थे, काफ़ी सारे थे कि आप ट्रेडिंग में काफ़ी सारे सेगमेंट्स थे, आप फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, बट आपने क्यों स्कैल्पिंग चूज़ की? मज़ा आता है स्कैल्पिंग में, तो मतलब वो ना एक होता है ना, इंसान को कुछ तो होना चाहिए। मैं ट्रेडर हूँ, मैं दिन भर मैं स्क्रीन पर बैठा हूँ, मेरे को कुछ हार्ड वर्क करना नहीं है। फौज में इतना कुछ काम होता था, अब फिर वो जो शरीर को जिस चीज़ की आदत लगी इतना काम करने की, वो मजे की नहीं मिल रहा है। तो वो स्कैल्पिंग में, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही स्कैल्पिंग किया हूँ, लेकिन मेरे को पहले पता नहीं था मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, है ना। मैं पहले लॉसेस को लंबा होल्ड करता था, प्रॉफिट छोटे छोटे निकाल देता था, लेकिन मैंने वहाँ से लॉसेस कट करना चालू कर दिया, प्रॉफिट छोटे छोटे ही लेता था। तो फिर उस स्कैल्पिंग में ही टर्न आउट उसको वर्ड लोगों ने दे दिया कि स्कैल्पिंग होता है, तो स्कैल्पिंग ही है, ठीक है। लेकिन अब स्कैल्पिंग में इसलिए कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि उसमें मज़ा आता है, और कैपिटल अब लूज पूरा चला बजाए कोई दिक्कत नहीं होती, तो उतना कैपिटल मैं डाल के काम करता हूँ जितना कैपिटल मैं लूज़ करना अफोर्ड कर सकता हूँ। पूरा का पूरा जीरो हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। मतलब ये है कि एक्यूरेसी इतनी अच्छी है स्कैल्पिंग, अगर मैं करूँगा तो आप कह सकते हैं 90-95% एक्यूरेसी निकल जाती है स्कैल्पिंग में। दिक्कत तभी आती है जब ओवर ट्रेड करते हैं या तो कुछ ज़्यादा ट्रेड लगाते हैं। अब तो ओवर ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ओवर ट्रेड इंसान कब करता है? उसको नीड होती है, या उसको लॉसेस हो रहे हैं, हाँ, या उसको क्या बोलते हैं पैसा मांगा हुआ है, कुछ हुआ है, कहीं देना है, कमाना ही कमाना है। जब नीड है तो फिर बंदा ओवर ट्रेडिंग करे, क्योंकि इमोशंस है ना पीछे से। यहाँ ट्रेडिंग में पीछे से इमोशंस हल्के से जुड़ गए तो फिर वो ट्रेडिंग कहीं और जाती है। सही बात। नीड है तो फिर ओवर ट्रेडिंग ही करेगा इमोशंस में। तो जैसे एक इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है जो ट्रेडिंग कर रहा है 1-1.5 साल से कर रहा है और वो मार्केट में ही है, उसको स्कैल्पिंग करनी है, तो उसके लिए एक फंड कितना होना चाहिए मिनिमम जिससे वो कर सके? उसके पास पैसों की ऐसी दिक्कत नहीं है, बट वो स्कैल्पिंग स्टार्ट कर रहा है, थोड़े वो रिस्क ले सकता है, तो कितना फंड से स्टार्ट कर सकता है और कितने एवरेज लॉट से उसको करना चाहिए? या लॉट साइज तो ये सेलर्स की भाषा है, लॉट साइज कितना शॉर्ट करने का। देखो आप 10 रुपये का प्रीमियम है कहीं पे 100 रुपये का प्रीमियम है, अब एक लॉट दोनों जगह उठाओगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो मैं अगर कहूँगा एक लॉट से काम करो तो बंदा 100,000 रुपये का लॉट उठा देगा या 10 रुपये लॉट पे नहीं। आपको स्कैल्पिंग के लिए कैपिटल मैटर करता है, लॉट क्वांटिटी ये सब मैटर, कैपिटल मैटर करता है। क्योंकि भाई कहीं पे 10 का प्रीमियम भी उठेगा, कहीं पे 100 का प्रीमियम भी उठेगा, बस कैपिटल कितना डाल दो। 10 रुपये में 25,000 डालना है तो 1 लाख में 100 रुपये का प्रीमियम में भी 25,000 रुपये डालना है। एंड आइडियल कैपिटल अगर मैं कहूँगा अभी के मार्केट में, तो जैसे आपका लॉट साइज इंक्रीज हो गया है और एक्सपायरीज कम हो गई है, तो मेरे को तो जहाँ तक समझ में आता है 50,000 का एक आइडियल कैपिटल होना चाहिए आपके पास। अगर आप दिन का 1,000, 2,000, 5,000, 5,000 तक 10,000 तक बनाना चाहते हो, 1,000 रुपये, जिसमें आपका अगर आप 5,000 की डिमांड कर रहे हो मार्केट से कि मैं 5,000 रुपये तक बनाऊँ, तो 2,500 से ऊपर आपका लॉस जाना नहीं चाहिए। अगर आप 10,000 सोचो तो 5,000 से ऊपर लॉस जाना नहीं चाहिए, लेकिन 50,000 एक आइडियल कैपिटल है। तो ऐसे ही एक जो स्कैल्पर होता है, उसको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले क्या क्या चीज़ें उसके चार्ट पे होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसको देखनी चाहिए किसी भी एक ट्रेड में एंटर करने से पहले स्कैल्पिंग में? पहला चीज़ उसको ये देखना है कि उसका कैपिटल कितना यूज़ होगा, उस ट्रेड में कैपिटल कितना डालने वाला है। चार्ट में एंटर करने से पहले कैलकुलेशन बैक ऑफ द माइंड होती है कि मैं चलो 5 लाख रुपये इस ट्रेड में डाल रहा हूँ और इस ट्रेड से मेरे को 50,000 चाहिए, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आएगा, 10-20% का प्रीमियम जंप कर सकता है, 5 लाख डालो तो 1 लाख मेरा बन सकता है। लेकिन एट एनी केस अगर ये नीचे आता है तो कितने लॉस में निकलना है, प्रीमियम कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, चार्ट कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है वो नहीं देखना है। तुम स्कैल्पर हो, तुम वही पोजिशनल डायरेक्शनल नहीं बनोगे। लोग क्या करते हैं एंट्री करने के बाद फिर
चार्ट ऊपर नीचे चलने लगा था, साइडवेज रेंज में हो जाता है या लॉस में देने लग जाता है, तो फिर पोजिशनल बन जाते हैं। नहीं अब इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, नहीं अब यहाँ रख लेता हूँ। अरे नहीं, तुम स्कैल्पर हो भाई, तुम्हारा नेचर स्कैल्प, तुम कोर नेचर भूल गए अपना, क्या करने के लिए घुसे थे। तुमने 5 लाख रुपए का कैपिटल डाला, तुमको पता है 50,000 लॉस जैसी M2M दिखाया कट, 4.5 लाख रुपये बचेगा तो तुम दूसरा रिस्क ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, तुम्हारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर वो 50,000 के बजाय 1.5 चला गया, 1 चला गया, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। फिर आप पूरा दिन बहुत मतलब कि वर्स्ट सिचुएशन में जा सकते हो, पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि फिर वो ट्रिगर कर देगा, क्योंकि आपने उतना लेने के लिए आप रेडी नहीं थे। 1 लाख रुपए का लॉस है ना, आपने बैक ऑफ द माइंड 50,000 सोचा है। तो स्कैल्पिंग के अंदर सिर्फ अपना पैसा में कितना, कहाँ पर लॉस काटूंगा और कहाँ पर मैं कितने में प्रॉफिट बुक करूँगा, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस पर फोकस करना पड़ता है स्कैल्पिंग के अंदर। क्या चार्ट पे देखना, आप किसी भी इंडिकेटर पर काम कर लो, किसी भी कैंडल पर काम कर लो, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम कर लो, है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट पर काम कर लो, कुछ मैटर नहीं करता, वो आपको जो समझ में आता है उस पर काम करो, क्योंकि स्कैल्पिंग क्विक मोमेंटम का गेम है। हाई क्वांटिटी छोटे से प्राइस मोमेंटम के अंदर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड्स एंट्री एग्जिट करके निकल जाते हो, ठीक है। लेकिन अब इतने छोटे टाइम फ्रेम के लिए, इतनी क्विक एग्जीक्यूशन के लिए आप कोई स्पेसिफिक कैंडल चार्ट ये सब नहीं देखते ना, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का मैटर रोल ज़्यादा नहीं होता है। आप कैंडल पर भी काम कर सकते हो, किसी पे भी काम करो, जो चीज़ आपने देखनी होती है वो आपका पैसा देखना होता है। हाँ, कि कितना स्टॉप लॉस लेना है, वहीं पर फोकस रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप बेसिकली चार्ट के भरोसे नहीं बैठे हो अभी आप ट्रेड करने। आपको पता है चार्ट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो जाना ही है, जहाँ जा रहा है वहाँ घुस रहे हो, वहाँ पर आप स्कैल्प कर रहे हो, और ट्रेड में ज़्यादा लंबा बैठ ही नहीं रहे हो, तो कोई डायरेक्शनल पोजीशन स्टॉप लॉस टारगेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस क्वांटिटी और कैपिटल कितना है, कितने लॉस होगा तो काट दूंगा, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट पर डिफाइन नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है, आपने सोचा था कि 50,000 का प्रॉफिट मैं काट दूंगा, फ्लो में चला गया, जा रहा है 60, 70, 75, लेना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। 1, 2 डबल भी हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाता है फ्लो में कैंडल, वो आपको कितना ही मिल सकता है। लेकिन आपने एंट्री किया, आपको फिर 10, 15, 20,000 वहीं भी रुका पड़ा है, काटना पड़ सकता है ट्रेड। प्रॉफिट का कोई फिक्स टारगेट नहीं होता स्कैल्पिंग में, लेकिन लॉस का हमेशा फिक्स होता है कि इतने लॉस पे मैं ट्रेड कट कर दूंगा, इससे ज़्यादा मेरा एक ट्रेड का लॉस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ ये होता है स्कैल्पिंग। सो जैसे स्कैल्पिंग के लिए हमारे एक्सपायरी डेज बेटर होते हैं या जो नॉर्मल डेज होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं? मेरे को पर्सनली एक्सपायरी डेज काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेज के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, गामा ब्लास्ट वगैरह प्रीमियम बढ़ जाता है। हाँ, बढ़िया है वो तो। गामा ब्लास्ट तो 0 वालों के लिए ठीक है, लेकिन आपको चलते प्रीमियम मिलेंगे। आपका प्रीमियम मतलब ऊपर नीचे, अब थीटा डीके भी होता है, एक्सपायरी के दिन साइडवेज भी हो जाता है, तो उसमें मार भी खाता है। लेकिन साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्प पर पैसा बना लेता है, क्योंकि ज़्यादा उसको खेलना नहीं है, ज़्यादा लंबा उसने टिकना, ज़्यादा होल्ड करना नहीं है। तो एक स्कैल्पर एक ऐसा इंसान है, ऐसा ट्रेडर है जो थीटा डीके को बीट कर सकता है। सही बात है, क्योंकि उसको होल्ड ही नहीं करना ना, ज़्यादा होल्ड करना ही नहीं है, उसका गेम ही बहुत छोटा सा है। तो आपने एक चीज़ भी बताई जैसे अभी कि प्रॉफिट कभी अटक रहा होता है तो काटना चाहिए, ये चीज़ लोग समझते नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छा है। टाइम आपके पास एक टाइम स्टॉप लॉस होता है, स्कैल्पर के पास एक टाइम स्टॉप लॉस है। अगर आप 5 मिनट कैंडल में काम कर रहे हो, आपको पता है 15 मिनट से ऊपर मेरा ट्रेड का होल्ड करने का टाइम ही नहीं है, 15 मिनट से ऊपर होल्ड करा तो मैं डायरेक्शनल पोजिशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, मैं स्कैल्पर हूँ। 5 मिनट की कैंडल को देख के मैं एंट्री करी तो अगले 5 मिनट होल्ड करना है, 10 मिनट होल्ड करना है, 15 मिनट होल्ड करना है, एक टाइम स्टॉप लॉस होता है। उस टाइम के अंदर तुम्हें प्रॉफिट मिला नहीं मिला, जहाँ है वहाँ काट के निकल जाओ, क्योंकि तुम होल्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पास क्वांटिटी बढ़ी, जितना ज़्यादा होल्ड उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बढ़ रही है। तो जितना कम होल्ड, जितना क्विक मोमेंटम, जितना क्विक एंट्री, जितना क्विक एग्जिट, जितना क्विक स्टॉप लॉस दे के निकलो, स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल। तो वैसे एक आइडियल इंडेक्स क्या है स्कैल्पिंग करने के लिए? लाइक जैसे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़े अच्छे मूव आते हैं, निफ्टी थोड़ा स्लो चलता है, तो स्कैल्पिंग यूजुअली करना कौन से इंडेक्स में चाहिए? जिसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो, जिसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा। आपको किस में पसंद है करना? मेरे को तो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा करना पसंद है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं करता था, लेकिन बैंक निफ्टी मेरा कभी चलता नहीं था, मेरा बैंक निफ्टी के थोड़ा प्रीमियम समझ नहीं आते थे। पर निफ्टी और मिड कैप और फिन निफ्टी, ये तीनों के प्रीमियम थोड़ा सा सिमिलर रहते हैं, तो तीनों के प्रीमियम मेरे को काफ़ी पसंद है करना। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड, बैंक निफ्टी समझ नहीं आता था, मैंने जब भी किया लॉस ही किया है बहुत बार, लेकिन सेंसेक्स में भी करता हूँ, सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। बट निफ्टी मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी के प्रीमियम काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे आपने अभी रिस्क मैनेजमेंट की भी बात की, तो एक स्कैल्पर के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या रोल प्ले करता है?
सबसे इम्पोर्टेंट ही रिस्क मैनेजमेंट है। मैं आपको बोला था ना कि तुमको चार्ट क्या देगा, ट्रेड कहाँ जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना मतलब है, ट्रेड मैंने तो डाल दिया, 5 लाख रुपए मैंने डाल दिए, मैंने 50,000 रुपये काट देना है, बात खत्म। वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा क्लोज हो गया, तुम्हारा लाइन बनी हुई है, लक्ष्मण रेखा इसको कहते हैं ना, इसके नीचे। क्योंकि तुमको प्रीमियम नहीं देखना, तुमको कुछ नहीं, तुम स्कैल्प करने के उसे हो, बहुत क्विक टाइम में सब कुछ करना है और डिसीजन बहुत तेज लेने होते हैं। और अगर आप स्कैल्प पर क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20 ट्रेड ले लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20 बार डिसीजन ले रहे हो बाय करने का, सेल करने का। 20 ट्रेड लिए तो 40 डिसीजन तुमने ले लिए, और 40 डिसीजन अगर तुमने ले लिए तो आप हर डिसीजन में ठीक नहीं हो सकते। तो जब गलत डिसीजन होगा तो उस गलत डिसीजन में तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितना काटूंगा, क्योंकि एक गलत डिसीजन अगर ज़्यादा गलत हो गया तो जो 20 ट्रेड में जो बनाया है, जो 18 ट्रेड बनाया है, जो 10 ट्रेड बनाया है, 5 ट्रेड बनाया, खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे आप स्कैल्पिंग धीरे धीरे करने लग जाओगे, अभी मैं नॉर्मली जो ट्रेड करता हूँ, जस्ट यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आती हैं, डेली लाइफ ट्रेडिंग की वीडियोस आती हैं, तो जिसको पूरा ट्रेडिंग नहीं समझ में आता है, नहीं पता इस ट्रेड कैसे करते हैं, नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या समझना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, भाई लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस यूट्यूब पर भी इतनी ज़्यादा हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की भी हैं, जाके देख लो। तुमको कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है नहीं? तो उनको देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप स्कैल्पिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपके ट्रेड्स कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो। फिर आपको पता है ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब नहीं है, कम ट्रेड क्वालिटी ट्रेड करने का मतलब, और स्कैल्पिंग में भी वही चलता है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट यही है कि मैं पैसा जो डाल रहा हूँ उसमें मैं लॉस कितना लूँगा, बस खत्म। नंबर, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस लगाना मैनुअली, टारगेट लगाना मैनुअली, ये स्टॉप लॉस 1:2, 1:4, कई कोई कॉन्सेप्ट स्कैल्पिंग में चलता ही नहीं है। यही क्या है, सारा माइंड सेट का है, सारा अपना सेल्फ डिसीजन का, कि मैं यहाँ पर काटूंगा, काटो, तुम स्कैल्प करो, नहीं काट सकते तुम नहीं, हाँ तुम नहीं काट सकते अपने डिसाइडेड एरिया पर ट्रेड, तो फिर तुमको स्कैल्पिंग बंद कर देनी चाहिए, बर्बाद हो जाओगे इसमें। जैसे आपने ट्रेड्स की बात करी कि 2-4 ट्रेड्स, तो स्कैल्पिंग के नाम पे लोग दिन भर ट्रेड लगाते रहते हैं कि जी मैं स्कैल्पर हूँ, मैं करते रहते हैं। तो एक आइडियल कितने ट्रेड्स होने चाहिए एज अ स्कैल्पर कि इतने ट्रेड्स करो और बंद कर दो मार्केट? 4 से 5 करो। 4 से 5 लोग नॉर्मल ट्रेड्स लेते हैं। मेरी वीडियोस आप उठा के देखोगे, मेरे उसमें 1 ट्रेड होता है। हाँ देखा। 2 ट्रेड होते हैं, मैक्स 3 चलाएगा आप, नहीं है ना। तो मेरे मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड होंगे। लेकिन एक टाइम था, 6 महीने 8 महीने पहले देखूंगा तो मैं 5, 8, 10 ट्रेड ले लेता था, 15, 20 ट्रेड ले लेता था। लेकिन जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। और मैं उतना स्ट्रेस किस लिए लगा फालतू, जब छोटे ट्रेड में 1-2 ट्रेड में 3 ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। अब जो ट्रेड में लेता हूँ इतने क्वालिटी ट्रेड आते हैं, इतने अच्छे ट्रेड आते हैं, इतने अच्छे सेटअप आते हैं, रिवर्सल पकड़ लेता हूँ। जो एक ऑप्शन बायर का काम होता है, जो एक ऑप्शन बायर को पकड़ना होता है, वो मोमेंटम, उसको प्रीमियम के अंदर वो मोमेंटम मैं बॉटम पर उठा के पकड़ लेता हूँ। मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे साथ ये होता है। किसी को डाउट है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ बैग रहा है, यार मेरी यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पढ़िए, जाके देख लो। वो वीडियोस तो कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको ये कहूँगा। क्योंकि हम पहले जब स्टार्टिंग में सीखता था तो हमको ये लगता था कि ये चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, वो तो सीखना जरूरी है। लेकिन उसके बाद बंदा क्या करेगा, सब सीख लिया उसने, सब क्या, मेरे से भी उसने सब कुछ सीख लिया, चार्ट पैटर्न, ये वो एटम सटम, जितना प्राइस एक्शन, कंप्लीट कोर्स सीख लिया, ये होता है, वो होता है, ये होता है, सब सीख लिया उसने। लेकिन अब वो क्या करेगा, सब उसका ये डाउट होता है कि भाई अब मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ। हाँ, सब कुछ आ गया, सब कुछ, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। यार तुम्हारे पास तो एंड प्रोडक्ट परोस के बना बुनो के एडिट करके तुम्हारे लिए यूट्यूब पर रखी हुई है यार, कि भाई मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ, सब दिखा रखा है। मैं ट्रेड कैसे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ट्रेड लेते वक्त तो मैं क्वांटिटी कैसे डाल रहा हूँ, क्यों मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ, कहाँ पे मैंने ऐड करनी है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा टारगेट लगाना है तो मैं क्यों लगा रहा हूँ, कहाँ मैंने टारगेट से पहले काट रहा हूँ तो क्यों काट रहा हूँ। वो लाइव मार्केट में अपने ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, वो पूरा वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है भाई, उसको देखो। तुम उनको ऐसी लग रहे होंगे कि यार खाली ये ऐसी वीडियो है, बस प्रॉफिट्स का मेरे साथ नंबर दिख रहा है तो इसको तभी चलनी है। भाई वो एंड प्रोडक्ट है, उससे आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास कोर्स करने के, सीखने को। क्योंकि बेसिक आपने सब कुछ सीखा वो कोर्सेज से, एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो हम सोचते रहते थे, यार कैसे करूँगा, आ ही नहीं रहा, चलो क्वालिटी ले लेता हूँ, किसी टेलीग्राम से ट्रेड दे देगा। अरे तो भाई जाके पूरी ट्रेड देख लेना,
उसके बाद और कुछ बचा किसी के पास देने को? सही बात है, कुछ उसके बाद यही बचा कि मेरे बगल में बैठ, हाथ में हाथ पकड़ के तेरा करवा देता हूँ, ये देखो मेरे बगल में बैठिए। उसके बाद वही बचता है। वहां तक बगल में बैठने वाला कॉन्सेप्ट अभी चला नहीं है, कोई बैठाएगा भी नहीं, वरना राकेश जी सबको बैठा लेते हैं, सभी बना लेते हैं, है ना, तो वो चला नहीं। तो वो एंड प्रोडक्ट है, उससे आगे देख लो, सीख लो, सब कुछ सीख लो। मेरे नहीं, स्कैल्पिंग की कहीं और है, जैसे मयंक है, हाँ समझ गया मैं, उसकी द ट्रेड रूम, हाँ उसकी वीडियोस आती है, वो हाई क्वांटिटी स्कैल्प करता है, वो हाई क्वांटिटी सेलिंग में भी स्कैल्प करता है। उसकी क्वांटिटी साइज बड़ी होती है, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को बड़ी क्वांटिटी में गेम करना है, बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करना है, उसका पूरा वीडियोस जाके देख लो। आपको हाई क्वांटिटी स्कैल्प, नंबर्स मत देखो कि क्या प्रॉफिट लॉस आता है, बस ये देखो कि यार स्कैल्प कैसे होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कट तुरंत ट्रेड कट कर रहे हैं, कैसे ऐसा लेके जा रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके लिए नंबर बेनिफिशियल नहीं है। आज ने 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख, तुमको क्या मिल रहा है उससे? सही बात है। बस तुम देखो कि यार वो उस कंटेंट से तुमको क्या एग्जीक्यूट, मतलब क्या नॉलेज मिली है और उसको तुम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट्स ऑल। सही बात है। तो जैसे आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टिंग बेटर है? नहीं, कैपिटल ग्रो करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज बेस्ट। इन्वेस्टिंग से तो तुम्हें साल लगेंगे, लेकिन ग्रो हुए कैपिटल को, लाइक मेरा अगर पैसा बन गया तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूँ। मैं ट्रेड नाम भी करूँ तो मेरे स्विंग ट्रेड्स मेरे को काफ़ी अच्छा है। मेरे पास मेरे टीममेट है, मेरे बंदे जो स्विंग ट्रेड्स, अगर मैं उनको बताऊँ कि यार ये स्विंग ट्रेड जो बनेगा ले लेना, पैसा पड़ा है डाल देना, बन जाता है ना। तो वो है कि यार आपके पास अच्छी खासी, छोटे को बड़ा बना सकते हो, लेकिन बड़े को और बड़ा बनाने के लिए आपको वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट स्विंग में जाना पड़ेगा। लेकिन इनिशियली छोटे को बड़ा करना तो ऑप्शन ट्रेडिंग से अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन बेटर देन ऑप्शन ट्रेडिंग। और अभी क्रिप्टोज के अंदर चल रहा है, क्रिप्टोज के अंदर भी सेम चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ तो और भी छोटे कैपिटल से कर सकते हो। वो भी समझेंगे आपसे, क्रिप्टो भी। बट पहले आपसे थोड़ा स्टॉक मार्केट या ऑप्शंस का मैं कर लेता हूँ कि जैसे लोगों का क्या रहता है कि वो 10-20 हज़ार रुपये होते हैं उनके, हर महीने बचा लेते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में डालते हैं, लॉस कर लेते हैं। वो सेम चीज़ इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? ऐसा माइंडसेट क्यों है? मैं आपको वही तो बोला कि इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, एंड छोटे कैपिटल जिसके पास है वो टाइम नहीं दे सकता, ना देना चाहता है। बट बचता तो हाथ में कुछ नहीं है, नहीं बचता ना, लेकिन स्टिल आप देखो ना, उसका बच नहीं रहा पैसा, बट स्टिल वहीं जा रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से होप मिल रही है कि यहाँ बन सकता है। वो देख रहा है रोज 10-20 रुपए के प्रीमियम को ब्लास्ट होते हुए देख रहा हो, लेकिन वो यहाँ स्टॉक्स को इन्वेस्ट, रिलायंस को 2,000-3,000 से 10,000-20,000 जाते हुए नहीं देख रहा है, वहीं पड़ा है ना। तो कहेगा कि सेफ साइड स्टॉक्स तो ये हैं, छोटे स्टॉक्स पे लगाऊंगा, पेनी स्टॉक्स पे लगाऊंगा, डंप हो जाएगा, मना किया जाता है उसमें, पंप एंड डंप पे चल जाता है ना। और इतने सारे 5,000 स्टॉक से कैसे सेलेक्ट करेगा, कितना सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला गेम है। और उस पर इतनी सारी सर्च करके सिर्फ 20,000 रुपये लगा के पैसे कमाने हैं, तो मतलब मेरे को भी जनरली थोड़ा बहुत वही लगेगा कि क्या इतने 20,000 रुपये के लिए इतना मैं काम ताम झाम करूँ, सब कुछ करूँ। इससे अच्छा ऑप्शन है सिंपल इजी, कॉल, ऊपर जा रही कॉल लो, नीचे जा रही पुट लो, बस उसी में सारी स्ट्रेटजीज बनानी, उसी में सारा काम करना है। तो वहाँ पर उसको होप दिख रही है, जहाँ पर उसको इंसान को होप दिखेगी वहाँ पे भले लॉस करे, कितना छोटा जितना पैसा आएगा उधर ही लगाएगा जहाँ उसको होप दिख रही है। और होप ऑप्शन ट्रेडिंग ही देगा आपको, इन्वेस्टिंग होप नहीं देगा। इन्वेस्टिंग इज़ फॉर जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, या जितने भी जिनके आप इन्वेस्टमेंट चेक करते हो, है ना, वेबसाइट पे जाके सब लोग कहते हैं FNO आपको ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, है नहीं, सब लोग कहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप उनका वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स है, बट उनकी इन्वेस्टमेंट भी तो देगा ना। अगर वही लोग अगर 1 लाख रुपए 50,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी जेब में, तो ऐसी बात नहीं करते। जिनके पास पैसे होते हैं वही ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, ऐसा करो वैसा करो। मैं और 70 से 80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास छोटा कैपिटल। मैं भी ऐसे ही कहता था, है ना, लेकिन मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार मैं बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को। मतलब हमारे यंग जो लोग होते हैं उनको बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कितने मैं जहाँ जाता हूँ, जिधर होटल में जहाँ था वहाँ, कहाँ नहीं, कितने लोगों को इंस्पायर करता, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया हमने, और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो उनको ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना है कि यार नहीं हो सकता, इन्वेस्ट FNO से दूर हटो, स्विंग में जाओ, मत जाओ भाई, करो FNO, लेकिन सीख जरूर लेना है भाई। इतना है कि सीख जरूर लेना। जो प्रोसेस मैंने अभी तक आपको बताया, जितनी चीज़ें बताई है, वो एग्जीक्यूट करो, उन पर काम करो, तो आपका कैपिटल ग्रो होगा। कैपिटल ग्रो होने के बाद तुम भाई उससे गाड़ी खरीदो, तुम ज़मीन खरीदो, तुम इन्वेस्ट करो, जहाँ डालना उस कैपिटल को डालो।
तो आपसे अब मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा, जैसे आजकल आप मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है लास्ट कुछ दिनों से, 1-2 वीक से। इसका रीजन क्या है? यार अभी तो ट्रम्प साहब ओथ ले रहे थे और अभी उनके कई सारे डिसीजंस जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को तहस नहस कर सकते हैं अगर एक बड़ा डिसीजन उसने ले लिया। जैसे टैरिफ लगा देना चाइना पर 60% जो उसके अंगेज में करेंसी खड़ी करेंगे कोई भी देश, तो वो बहुत बोल्ड आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बोलता है, ओपनली बोलता है, तो वो मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। कहीं से अगर इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकल जाए तो कहीं ना कहीं तो पैसा तो सर्कुलेट होता है, तो क्रिप्टो उसमें पंप अप कहीं ना कहीं हुआ हो, या चाइना में गया है, चाइना से भी निकला है तो कहीं तो गया है। और कहाँ जाएगा पैसा? जो मार्केट पंप कर रहा हो, क्रिप्टो मार्केट पंप कर रहा तो पैसा वहीं गया है ना। तो इंडिया के अंदर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके हर एक डिसीजन का। मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, अभी ये रिलायंस का कुछ रिजल्ट था, HDFC बैंक का रिजल्ट था, तो मेजर जाइंट्स जो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये वाला जो टाइम अभी जो चल रहा है, एक तो मार्केट सेलिंग में भी कंटिन्यूस आ गया, FI दबा के माल बेच रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे टाइम में जब विक्स हाई रहता है और ये इवेंट्स आते हैं, सडन इवेंट्स है ना, न्यूज़ बेस्ड एरिया टाइम ज़्यादा चल रहा होता है, तो उस टाइम पे मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है। स्पेशली इंडिया मार्केट के अंदर भी हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, और बाकी क्रिप्टो के अंदर तो फिर आप देख रहे हो वॉलेटिलिटी, तो इवेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी है। फिर अभी कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जब लोग सर पकड़ेंगे यार मूवमेंट ही नहीं आ रहा है ना। जब मार्केट क्रैश किया था उससे पहले कुछ दिन मूवमेंट नहीं आया था मार्केट के। हाँ, बिल्कुल नहीं था। कुछ टाइम ऐसे 10-15 दिन थे। पैसे नहीं बनने थे, लोग पागल हो रहे थे। जब पैसे नहीं बनने तो दिक्कत है, तब दिक्कत है। अब भाई पैसा बनाओ ना, ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, मोमेंटम पकड़ो, इतनी अच्छी मोमेंटम है। एक ट्रेडर को मोमेंटम और वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, पैसा अंधाधुंध बनेगा। खड़ा मार्केट पड़ा मार्केट किसी काम का नहीं है। सही बात है। तो जैसे आपसे एक बस स्टॉक मार्केट का एक क्वेश्चन पूछने जाऊंगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपसे क्रिप्टो का पूछूंगा, उसके बाद खत्म करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंडेक्स है वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं? और अगर होते हैं कि आपको कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट फील हुआ है तो प्लीज़ शेयर करो। यार इंडियन मार्केट का वॉल्यूम बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल अदर मार्केट, बहुत कम वॉल्यूम है। जहाँ वॉल्यूम कम है और इंडियन मार्केट के अंदर जो बिग जाइंट्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। आपने देखा ही होगा ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे जाते हैं। सेंसेक्स के प्रीमियम देखे आपने? सेंसेक्स तो 100 से 1000 जाता है, 1000 से फिर 100 आ जाता है। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स सबसे मेन इंडेक्स है, राइट? आप निफ्टी 50 पहले सेंसेक्स चलता टॉप 30 वहाँ पे इंडिया की टॉप 30 जाइंट्स कंपनी जो है वो है। आप खुद सोचो कि सेंसेक्स उसी आपका अंडरलाइंग एसेट के अंदर ही तो सारे ऑप्शन चलते हैं, और ऑप्शन कैसे मूव करेगा? जब वो एसेट मूव करेगा, और एसेट कब मूव करेगा? जब उसके इंस्ट्रूमेंट्स को मूवमेंट कराई जाएगी। तो मैनिपुलेशन तो पूरा है, पूरा। आपने सेंसेक्स देखा है ना, एक बेस्ट एग्जांपल है। 1 सेकंड के अंदर जा रहा है भाई प्रीमियम। पिछले 5-6 दिन से जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं सेंसेक्स को, उन सबके स्टॉप लॉस लेने के लिए एक कैंडल जाती है है ना, 100 रुपए की कैंडल 600, 700, 800 मारेगी, फिर अगली ही टाइम बाद तो ये मैनिपुलेशन ही है। दैट सिंपल। मारना, हंट करना, और इतनी बुरी तरीके से अब सोचो जिसने 100 रुपये में आज के दिन में शॉर्ट किया एक्सपायरी खाने के लिए, और वो 800-900 प्रीमियम हाई मार के आया, उसने बिना स्टॉप लॉस के काम किया, जिसने शॉर्ट किया है उसका अकाउंट क्या बैंक के उसका घर चलाएगा। सही बात है। सो हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। तो जैसे आजकल क्रिप्टो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या रीज़न है क्रिप्टो में शिफ्ट होने का? कि या तो मेरे को लगता है एक रीज़न बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है, वॉल्यूम अच्छा है, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस करके एक होप के साथ क्रिप्टो में लोग जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन्फ्लुएंसर वो खींच रहे हैं। इज अ मेजर रीजन। इन्फ्लुएंसर को अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है, और खासकर स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस फील्ड में इन्फ्लुएंसर ऐसी चीज़ है। मैं आपको बताया तो स्टार्टिंग में आपको बोला था ज़ीरो था, वो किसने प्रमोट नहीं किया, ज़ीरो ने कभी ऐड नहीं चलाया, लेकिन कैसे चला? सारे वो इन्फ्लुएंसर चला रहे थे, सब वही यूज़ करते हैं, वही चीज़। अभी इन्फ्लुएंसर आप देखो, पहले जो इंडियन मार्केट में शाम को लाइव बैठते थे, सब कुछ करते थे, दिन भर बैठते थे, कोई नहीं, सब क्रिप्टो कर रहे हैं। तो जहाँ को ये लोग ले जाएंगे, जो चीज दिख रहा है ना, जो चीज लोग को ज्यादा दिख रही है, लोग वहीं को जाएंगे। इंडियन मार्केट का वॉल्यूम 30-40% डाउन हो गया है ना।
इसीलिए डाउन हुआ क्योंकि अभी सबके सब मजा लोगों को वहीं आ रहा था, सबके सब क्रिएटर सब वहीं, हम वहीं दबा के काम करते हैं। मैं तो इंडियन मार्केट में करता है वो तो अब तो और अच्छा मार्केट हो गया। अगर किसी को ये लग रहा है कि अभी के मार्केट पैसा इंडियन मार्केट में नहीं बन सकता, भाई अभी इतना अच्छा पैसा इंडियन मार्केट में बन रहा है, बस इंडियन मार्केट को अभी समझना चालू कर दो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्केट में आ गई है, बहुत अच्छा पैसा बन अभी जब तक ये लेकिन अब जब पैसा बनना है, जब स्टेबिलिटी आ रही है, सब छोड़ के यहाँ से क्रिप्टो नहीं क्रिप्टो करना है यार, क्रिप्टो करोगे लेकिन क्रिप्टो में भी तो तुमको वही प्रोसेस फॉलो करनी है, टाइम भी तो वहीं जाएगा। तो क्रिप्टो मार्केट का दूसरा क्रेज ये है कि ट्रम्प वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि वो क्रिप्टो के फेवर में है और क्रिप्टोस में ग्लोबल ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, क्रिप्टोस को अडॉप्ट किया जा रहा है और मल्टीपल नेटवर्क ब्लॉकचेन बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, रिलायबल है, लोगों को समझ आ रहा है, ट्रस्टेबल है। जो नई नई जनरेशन आ रही है इनको क्रिप्टो समझ में आता है ना, हर साल 18+ लोग हो रहे हैं तो उनको वो क्रिप्टो समझ में। जो ओल्ड जनरेशन है वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं वैनिश हो रही है। हाँ वही हो रही है कि नई जनरेशन आ रही है तो उनको समझ में आ रहा है। तो जितना नई जनरेशन आएगा उनको समझ में आएगा क्रिप्टो, फॉरेक्स का तो ऑलरेडी ज़्यादा क्रेज है, इतनी ज़्यादा रेगुलेशन इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया का तगड़ा वॉल्यूम है फॉरेक्स के अंदर। सो क्रिप्टोज के अंदर जा रहा है। क्रिप्टोज के अंदर पहले जो इंसान फॉरेक्स को ट्रेड करता था वो क्रिप्टो भी ट्रेड करता था, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी लीगली चीज़ें हो रही हैं तो क्रिप्टोज के अंदर लोग दबा के ट्रेड करते हैं और क्रिप्टोज के मोमेंटम काफ़ी अच्छे हैं। जो मोमेंटम की आदत है क्रिप्टोज का, एक और रीज़न ये है कि लोग क्रिप्टो में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट 2 साल के अंदर जो निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये 5 दिन एक्सपायरी में क्या होता था, ऐसे 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 बढ़िया मोमेंटम, ऊपर नीचे पंप डंप मार धाड़ होती थी खतरनाक। तो लोगों को उसकी आदत थी, मतलब वो मजे लेने के भले लॉस कर रहे हैं, उसको मजा बढ़ा रहा है। जब जब 10 रुपये वो उठाए 50 में निकाला उसको मजा बढ़ा रहा है, और वो मजा भी क्रिप्टो दे रहा है। वो मजा इंडियन मार्केट में नहीं दे रहा है, वो मजा क्रिप्टो दे रहा है। तो ऑल दोज गैम्बलर्स, ऑल दोज जो होता है ना पागल क्रेजी जो होते हैं, वो क्रिप्टो में तो वो तो घुस ही रहे, वो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको क्रिप्टो के अंदर भाई रातों रात 3 बजे, रात के 3 बजे ट्रेड लगा रहे हैं। रात के 3 बजे आपका जो इथेरियम है, बिटकॉइन 10% का क्रैश मारा है, 1,05,000 से 90 जा रहा था, 90,000 तक, लेकिन 1 लाख रुपए पे देख रहा। तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ें चल रही है। तो दूसरी चीज़, लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हैं जो ट्रेडिंग फाइनेंस फील्ड में, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज एंड ऑल, क्योंकि उसका एक बूम चल रहा है। सो दैट्स व्हाई उसका एक बिग रीजन है कि लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्रिप्टो करने के लिए बेस्ट सेगमेंट कौन सा है? क्योंकि क्रिप्टो में भी बहुत सारे सेगमेंट्स है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, या तो आप जैसे क्रिप्टो बाय भी स्पॉट कर सकते हो। तो बेस्ट क्या है क्रिप्टो ट्रेड करने का? देखो, अगर क्रिप्टोज को जिनके पास एक वो बना लेते हैं कि क्राइटेरिया बना लेते हैं, किसी के पास वही 50-60 हज़ार है, 1 लाख है, उसके लिए क्या बेस्ट है? उसको तो ट्रेड करो भाई, इन्वेस्ट करने के चक्कर में मत पड़ो। तुम इन्वेस्ट करके कितना पैसा बनाओगे उसको तुमको टैक्स देना पड़ेगा। फ्यूचर्स करो। जिसके पास पैसा बड़ा है स्पेयर में भाई, साइड में देख लेते हैं, तो छोटे छोटे मीम कॉइन अच्छे आते हैं, ठीक ठाक मीम कॉइन, ये नहीं कि वरना लाखों मतलब हजारों मीम कॉइन आते हैं, पंप डंप होके निकल जाते हैं, 20-25 हज़ार प्लस कॉइन आके निकल गए ना, पड़े हैं निकल रहे हैं। वो सब छोड़िए, कोई अच्छे मीम कॉइन, कुछ अच्छे जो टॉप के कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, ये सारी जो कॉइन्स हैं इन पर आप ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, BNB और भी 1-2 हैं, है ना, जो टॉप के जिनमें मतलब अच्छा वॉल्यूम है। XRP नवंबर से क्या तगड़ा बूस्ट मारा है ना, तो उनमें आप ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। ट्रेडिंग में आपको अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है इनके अंदर, इन कॉइन्स पर काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है, मोमेंटम काफ़ी अच्छा आता है। लेवरेज क्रिप्टोस आपको काफ़ी अच्छे ऑफर करते हैं, 200x तक का लेवरेज देते हैं, उतना यूज़ करना नहीं चाहिए, वो आपके पॉकेट साइड से बाहर जाता है। आप 10x 20x लेवरेज पर काम करके यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास 1,000 रुपये भी है, वो 1,000 रुपये से, मैं एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, 200x लेवरेज ले लिया तो 2 लाख का ट्रेड मारता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है अभी क्रिप्टोस ऑफर कर रहा है। दैट्स वाई इंडिया से भी, इंडियन मार्केट से छोड़ क्रिप्टोस में तब जा रहे हो। तो इतनी जो जितने भी स्मॉल कैटेगरी ट्रेडर थे सब क्रिप्टोस में आ गए, है ना। तो ट्रेडिंग, मेरे को ऐसा लगता है क्रिप्टोस के अंदर ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है। 50-60 हज़ार रुपये जिसके पास कैपिटल है ना, जिसको ऐसा है कि यार मेरे पास 5-10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो लाख रुपए का कैपिटल आप मीम में डाल के बैठ जाओ। अच्छा, अच्छे जैसे आया आपका ट्रम्प का मीम आया उसमें डाल देते, ट्रम्प की वाइफ का मीम आया उसमें डाल देते, कुछ नया मीम आ गया जिसको ट्विटर पर पंप हो रहा है, कुछ डालो, बनाओ पैसा, निकल जाओ।
ट्विटर पर कोई ट्रम्प एलन ने कुछ डाल दिया, ट्रम्प ने डाल दिया, 3-4 हस्तियों को पकड़ लेना, फॉलो करो, कोई डीपी चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाती है, कोई फंडामेंटल नहीं है ना, कोई रूट नहीं है भाई। इन्फ्लुएंशियल प्रमोट हो रहा है भाई, इतना इन्फ्लुएंशियल पावर है उनका कि उसने नाम लिया नाम लिया बिटकॉइन इतना बड़ा मार्केट डंप, तो ये है इन्फ्लुएंसर। वो भी तो एक तरीके की इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, तो इन्फ्लुएंसर की पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि क्रिप्टोज की तरफ ये लोग जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर की वजह से जा रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना। वैसे तो जो करती हैं वो करती हैं। सो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एक कैपिटल डाल दो, मीम कॉइन में डालो, अदरवाइज ट्रेड करो, मोमेंटम ऊपर नीचे जो पकड़ना है पकड़ो, तुम्हारा टैक्स नहीं बचे पड़ेगा इसमें। जो साल भर में जो कमाया है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस टैक्स 30%, जो आपने जिस स्लैब में आप आ रहे हो। अच्छा, इसमें 30% ऐसे नहीं 30%। आप स्पॉट अगर खरीदते हो, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1 करोड़ बन गया मीम कॉइन के थ्रू, देन आपको वहाँ पे उसको बेचोगे तो 1% TDS जाएगा, आपका 30% फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो मतलब कि आपका TDS तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ अगर आपने बना दिया, 1 लाख का 1 करोड़ हो जाता है, हो भी जाता है, तो आपको 30 लाख देना ही देना है। इनकम टैक्स फाइल करो तो फ्लैट पहले वो साइड कर दोगे, तो आपकी कमाई है वो वहाँ पर 70 लाख की है। लेकिन अगर आप जैसे टॉप के कॉइन्स को ट्रेड करते हो, तो भली 5% मूवमेंट करे एक दिन में, 10% फॉल करे, तो आप लॉन्ग करके शॉर्ट करके उसके फ्यूचर के थ्रू काम करो। और किसी में बिटकॉइन और क्रिप्टोज के ऑप्शन ट्रेड करने को मिल जाते हैं, उनके ऑप्शन के थ्रू काम करो, है ना। तो वो इनकम आपके ये क्रिप्टो से कमाई हुई इनकम में नहीं आती है। तो उसको आप सिंपली जिस टैक्स स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग पे करो। मतलब कि अगर आपने आपका कोई दूसरा बिजनेस है, मार्ट है, कुछ है, वहाँ आपने 1 करोड़ का लॉस किया साल में, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। यहाँ क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, तो आप उसको सेटल कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस सेटल। लेकिन अगर आप स्पॉट में ट्रेड करोगे तो आप सेटल नहीं कर सकते, वो आप कैरी नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते कि यार इधर प्रॉफिट हुआ था, इस धंधे में मेरे को लॉस हुआ, इस क्रिप्टोज के इधर मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मैं सेट ऑफ कर दूँ ना, प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा। ताई नहीं छोड़ती। सही बात है। तो आजकल बड़ी कहानी चल रही है, इसकी स्टोरी क्या है? जो जियो कॉइन आजकल बहुत चल रहा है, तो इसकी क्या कहानी है, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। ये पॉलीगॉन नेटवर्क में आया है, कॉइन लॉन्च हुआ है, और मुझे अभी तो इसका कोई ऑफिशियल कुछ वो नहीं है। मतलब जहाँ तक मैंने स्टडी किया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, कुछ ऑफिशियल डाटा में नहीं मिला। बट हाँ, जियो स्पेयर एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करोगे तो जितने आप जो वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते हो, चेकआउट करते हो, आप जियो स्पेयर ऐप के थ्रू कर सकते हो, है ना। आप जितना ज़्यादा वहाँ पे टाइम दोगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे उस ब्राउज़र को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे स्क्रॉल करोगे, सब सर्च करोगे, तो आपको एज अ रिवॉर्ड जियो कॉइन मिलेंगे। अब हो सकता है उन जियो कॉइन को आप जियो के जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ पर रिडीम कर पाओ। बट ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है कि जियो कॉइन आपने ले लिया करके इनमें एक बिटकॉइन बन गया। यही मैं आपसे पूछ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि जियो कॉइन ही है अगला बिटकॉइन। हमने भी इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन इसका ऐसा मतलब एक खाली वो है, इसको ऑफिशियल कुछ नहीं है, जस्ट एक होता है ना कि हाँ कि चलो देखते हैं, क्या पता। क्या पता। अब उस पर एक नंबर है, अगर आप देखो 500 मिलियन प्लस लोग हैं जो क्रिप्टोज के इकोसिस्टम में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबली। 450 मिलियन प्लस यूजर का डाटा जियो के पास है, जो उसके जियो के ओवरऑल जियो नेटवर्क के अंदर यूजर उसके हैं। तो डाटा नंबर बहुत बड़ा है, और ये अगर लोग इन्वेस्ट कर दिए गलती से तो बिटकॉइन को बीट करके निकल जाएगा। तो उस तरीके का अजम्पशन लोगों ने लगाया, तब जाके बोला, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। जस्ट एक कि अपनी वेबसाइट को जियो स्पेयर को प्रमोट करने के लिए, वो करने के लिए लोग ज़्यादा यूज़ करें, तो उन्होंने कॉइन रख दिया, क्योंकि क्रिप्टोज की हाइप चल रही है, तो उन्होंने कहा चलो तुम यहाँ से कॉइन तुमको मिलेगा। एक हैमस्टर ऐसा कुछ करके आया था, हाँ बना क्या, नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। तो ये क्रिप्टो मार्केट में तो ऐसे ही होता है। तो दिनेश भाई, अब थोड़ा ना आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, जैसे लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके अगेंस्ट में इतनी सारी वीडियो बनी, तो ये क्यों बनाते हैं, आपको क्यों टारगेट करते हैं? बनाओ यार। हाँ नहीं, मैं तो अब चाहूँगा भाई अंधाधुन बनाओ, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली आप बहुत पसंद हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको फॉलो करता हूँ, ओपनली फॉलो करता हूँ, मेरे को पसंद हो भाई। मैं आपको कब से देखता आया हूँ, और मेरे को आज भी है, मैं आगे भी करूँगा। तो बट ये क्यों अगेंस्ट में आपके इतने एक्टिव? नो वन इज अगेंस्ट मी,
जिसने मेरे अंगेज पे वीडियो बनाई, जिसके चैनल पे मेरी पहली वीडियो बनी होगी, उसके साथ भी मेरा कोलैबोरेशन आया होगा। देखा होगा आपने? हाँ, देखा हुआ है मैंने। ऐसे नहीं, सोशल मीडिया का गेम है, सोशल मीडिया की दुनिया अलग है ना। किसी का चैनल नेगेटिविटी से चलता है, दैट पर्सन इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव एनवायरनमेंट। आपको हर चीज ना ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसा है वो ऐसा है। उसका चैनल, उसकी ऑडियंस किस टाइप की, वो किस टाइप की ऑडियंस को कैटर कर रहा है, वो किस टाइप की कम्युनिटी बना रहा है, आपको पता है। मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं मेरी जर्नी से लोगों को जोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वो जो रूट है वहाँ से उठा के आया हूँ, मैं इंस्पायर करते रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, बताते रहूँगा, सिखाते रहूँगा। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े रहे हैं, दे वांट टू डू समथिंग एंड दे वांट टू गेट मोटिवेटेड, मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ और करते भी रहूँगा। तो मेरे पास जो कम्युनिटी में जोड़ रहा हूँ है ना, वो कुछ है एंथुसियास्ट कहते हैं, वो वाले बंदे। तो सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे लोग को कैटर कर रहे हो, आपकी कैसी कम्युनिटी है। मेरे ऊपर तुम 10 वीडियो बना, मेरे को मज़ा आता है यार। अब तो मैं वो सोचा बना के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बनते रहेंगे सोशल मीडिया के अंदर तो चलेगा। जब आपके ऊपर बातें नहीं होंगी, आपके खिलाफ कोई नहीं होंगे, आपको सही या आपको गलत कहने वाले लोग नहीं होंगे, इसका मतलब फिर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हो। सही बात है। फिर तो आप खाली पड़े हो। अगर आपके पास चीज़ें चल रही है भैया, अंधाधुन बवाल चल रहा है, मतलब आपने एलिश यादव को देखा है ना। वैसे हमारी कैटेगरी से, हमारी उस कम्युनिटी से उनका कोई वो नहीं है, बट हमेशा ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बट कहाँ है बंदा, हमेशा चल रहा होता है। सही बात। तो सोशल मीडिया का गेम ही हुए है ना। और मेरे साथ तो जितने भी क्रिएटर ने कुछ ने किया होगा, जिसने स्टार्टिंग में चैनल में जो भी कुछ डाला होगा, लास्ट में उन्होंने कोलैब ही किया है। सही बात है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप माइंडसेट में, इनको कभी ऐसा दिखता नहीं कि हमको कोई हमारे नेगेटिव में या हमारे हेट, जो मेरे उसमें कोई कमेंट डालता है तो हम उसको ऐसा देखते हैं कि यार इसको क्या डाउट रहा हो, क्या क्वेश्चन आया होगा। तो उसको एज अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट डालना है, जैसा भी डाल रहा है, आपका काम है उस कमेंट को देख के उसको इम्प्रूव करना। हाँ, उसको पॉजिटिव नोट पे है वो तो आपको हमेशा पॉजिटिव बोलेगा, आपको गलतियां नहीं बता पाएगा। गलतियां वो बंदा बताएगा जो सीधा बोलेगा। कमेंट उसने कर दिया, उसको जैसा लगा उसने बोला, तुमको उसको इम्प्रूव करना है। तुम्हारे इम्प्रूवमेंट में उन लोगों का हाथ काफी ज्यादा जरूरी है। हेटर्स का जो नहीं, देयर आर नो हेटर्स। मतलब तुम्हें देख रहा है, ही इज योर, मतलब वो देख रहा है, उसने तुम्हें टाइम दिया, 1 मिनट दिया तुम्हें। रील की बात करूँ 1 मिनट दिया, वीडियो की बात करूँ भाई ने मेरे को 30 मिनट दिए। आधा घंटे की उसने मेरी एक वीडियो देखी, पूरा ट्रेड देखा है ना। फिर उसको ऐसा लगा कि यार इसने कुछ खास पॉइंट नहीं पकड़े, अरे क्या फालतू ट्रेडर, मजा नहीं आया। उसने देखा ना, उसने टाइम दिया। उसके लाइफ में भी मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसके मैंने 30 मिनट लिए। उसने मेरे को चूज किया है ना। तो दिनेश भाई, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें, आपने बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये दिनेश भाई है कौन, इनको क्या करना पसंद है, ट्रेडिंग के साथ साथ क्या क्या पसंद है, क्या क्या सपने हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। भाई अभी तो एज ऐसी है 24-25 साल, 30-35 साल तक तो वो एनर्जी है अंदर, फाड़ना। मतलब जिस जगह मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ मैं हाथ डालूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ खोद के ही निकालूँ, कुछ ना कुछ निकलना ही है। तो मैं बेसिकली गांव से आया हूँ, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, चकुटिया, तड़ाकता, बहुत गंभीर गांव में। अभी ना रोड है ना वहाँ पे नेटवर्क है। लाइट पहुँची 3-4 साल हो गए, रोड नेटवर्क नहीं है। मैं वैसे वो मेरा गाँव है, अभी भी घर मेरा अभी बन रहा है, वही मेरा घर है, घर अभी मेरा बन रहा है ना। उसका ओपनिंग हो जाएगा तो वहाँ पर स्टूडियो अपना ऐसा कुछ मज़ेदार पॉडकास्ट वगैरह कुछ कर लेंगे वहाँ पे। ऑफिस मेरा रेडी रहेगा जहाँ पे मेरे कुछ टीम मेट काम करेंगे, जहाँ पे मेरा ट्रेडिंग फ्लोर भी बनेगा, जहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेडर्स वगैरह काम करेंगे, आके बैठेंगे, सीखेंगे, क्या बोलते हैं, नॉलेज वहाँ पे गेन होगी या साथ में ट्रेड करेंगे। और ऑफिस वगैरह अपना एक होता है ना कि हम भाई कुछ नहीं था, नो होम से लेकर बिल्डिंग्स तक ये ट्रेडिंग की जर्नी ने मेरे को पहुंचाया है। स्टार्टिंग वो ट्रेडिंग का एक डिसीजन ने मेरे को नो होम से लेकर बिल्डिंग तक पहुंचाया हुआ है, अपार्टमेंट्स तक पहुंचाया हुआ है। तो अब जो मेरे पास लाइफ में है वो मेरे पास आप कह सकते हो कि सरप्लस है। ये मेरे किसी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि भाई तुम्हारे पास जो आज है वो सरप्लस है। मतलब कि आप आए तो कुछ भी लेके नहीं थे ना, आप आज घड़ी पहन हो, जूता पहन हो, ये पहन हो, ये सब कुछ प्लस में है। आप प्लस में ही चल रहे हो, आप माइनस में मैं गया था, आप प्लस में ही चल रहे हो। तो प्लस में चल रहे हो तो कीप ऑन डूइंग, जो जहाँ मन करता है, जहाँ से मजा आता है, जो काम करने का है करो, है ना। तो
ऐसा ही है जो करते आगे का गोल क्या है, कितनी नेटवर्थ बनानी है, कुछ ये एक टारगेट है कि ये वाली गाड़ी खरीदनी है, या कुछ ऐसा एक बढ़िया? मैं गाड़ी तो याद है, मैं अभी मेरे को स्पोर्ट्स कार का काफ़ी मन हो रहा था। हाँ। तो मैं कल अपन मस्टैंग बुक करा है, तो मैं अभी उसको फरवरी में आपने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया, आपको पता है ना? अरे तुम्हारा पॉडकास्ट जब कब जाएगा, मतलब जाएगा ना कुछ टाइम बाद, तब तक तो आ जाएगी मेरे पास। कितने दिन में आ जाएगी? फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक आ जाएगी ना पक्का? हाँ। मैं तो सोच रहा था अभी डालने की 5-10 दिन में। कोई बात नहीं, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे पास आनी है, वो तो हमारी जब मेरा बिल्डिंग की ओपनिंग है ना, उससे पहले तब मैं लेट मेरे को क्या लग रहा है हम कल ले लें उसको। कि आप अभी लेके जाऊँ, वरना मैं अभी लेके जाऊँ, लेकिन खड़ी करने की जगह भी तो होनी चाहिए यार। सही बात है। तो खड़ी करने की जगह इस मेरा फैब एंड में मेरा बिल्डिंग का ओपनिंग हो जाएगा, जहाँ पूरा पार्किंग है नीचे, तो वहाँ खड़ी करने की जगह है। तो मैं फैब के एंड में ओपनिंग के बाद फिर गाड़ी यहाँ से उठा के ले जाऊँगा, है ना। तो फ्यूचर गोल ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ बड़ा बड़ा करना है, बस करते रहेंगे, मतलब ग्रो होते रहना है। कैसा लगता है जब अब आपको इतना ज़्यादा लोग, आपको फेम मिल रही है, आपको लोग पसंद करते हैं, पैसा भी कहीं ना कहीं आ रहा है, तो आपको क्या फील होता है? अब जब एक सिचुएशन वो थी और एक सिचुएशन आ जाए, तो कैसा लगता है आपको? मज़ा आता है अब तो, मतलब वो एक, मैं वो तो कह रहा हूँ, एक डिसीजन होता है आपका, एक डिसीजन आपकी लाइफ पलट सकता है। तो डिसीजन लेने, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है अपनी, हम लोग कहते हैं ना ड्रीम्स, आपने मेरे को स्टार्टिंग कहा कि ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स तो कुछ थे ही नहीं। ड्रीम्स पहले क्रिएट करने पड़ते हैं। इंसान होता है ना कि जहाँ तक वो देख सकता है उतने ही सपने रखता है, तो हम तो इतना आगे तक देख ही नहीं सकते थे। तो हमारा कुछ ऐसा ड्रीम था, लेकिन जैसे जैसे अपन ने ग्रो अप करना चालू किया, चीज़ें बढ़ती गई, फिर ड्रीम्स भी क्रिएट होते गए। हम उसको पहले ड्रीम क्रिएट किए, फिर उसको फुलफिल करते हैं। तो आगे हो सकता है कुछ ड्रीम क्रिएट हो जाए, फिर हम उसको फुलफिल करने के लिए जाएंगे, तो हम लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, है नहीं। सो आगे तो अब देखते हैं जो होगा, ऐसा कुछ है नहीं, अभी हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है कि हम ऐसा ही करना है, वैसे करना है, जैसा चलते रहेगा। अपन यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, तो अपने हमारा मल्टीपल चैनल्स यूट्यूब पे हैं, जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, फॉरेक्स, क्रिप्टोज, इंडियन मार्केट और व्लॉगिंग, और कुछ और भी हो, पॉडकास्टिंग, कुछ और भी हो सकता है, वहाँ भी घुसेंगे। सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट चलता है हम उसमें फाड़ेंगे, कहाँ कैसे चलता है उसमें फाड़ेंगे। तो करना है, कोई हमारे पास करने के लिए तो इतना आगे खुला है, बस करने वाला इंसान चाहिए। तो दिनेश भाई, इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। ये एक पहला ऐसा पॉडकास्ट है जो मेरे को लग रहा है कि इतनी देर हमने बातें कर ली है, सबसे लंबा रिकॉर्ड हुआ है, और इतनी देर बातें कर ली, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें रह गई है। बहुत सारी रह गई है, कुछ पूछा नहीं है, ये अभी भी बहुत सारी रह गई है, क्योंकि ऐसा पता नहीं लग रहा है। तो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। आई होप इसमें हम दोबारा भी सेकंड पार्ट जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप आए पॉडकास्ट में। और जाते जाते लास्ट में आप कुछ 2-3 बातें बोलना चाहो जो ट्रेडर्स आपको देख रहे हैं? यार मैं 2-3 बातें बस यही कहूँगा कि भाई, अगर ट्रेडिंग का ड्रीम रखा है आपने, ट्रेडर बनना चाहते हो, अटेम्प्ट करो, रुकना नहीं है, छोड़ो मत यार, हर जगह अटेम्प्ट कर दो। एक अटेम्प्ट यहाँ पे कर लो, और ये जो पॉडकास्ट वापस से स्टार्टिंग से देख लो, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक डिसीजन हो सकता है, एक डिसीजन आपका लाइफ फ्रॉम 0 टू मिलियनियर तक एवरीथिंग लेके जा सकता है। 0 टू एवरीथिंग आपका एक डिसीजन लेके जा सकता है। बस एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखो, और थोड़ा सा रिस्क लो। अगर आपको एवरेज लाइफ से थोड़ा सा ऊपर निकलना, तो ट्रेडिंग उसी लिए इंसान कर रहा है ना। ट्रेडिंग डेली का 5-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए नहीं करता इंसान, ट्रेडिंग कर रहा है तो भाई 10-15 लाख रुपये महीने का छापना है वाला, इसलिए कर रहा है। ये माइंडसेट रखते हो तो रिस्क लेना बनता है, रिस्क लो थोड़ा सा, और चलता है ठीक है, नहीं चलता है तो फिर दूसरा स्ट्रीम आपके पास है ही, बट एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दिनेश भाई, आप आए। इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आप इस वीडियो पे 5000 लाइक कर देते हो तो मैं दिनेश भाई को ज़रूर दोबारा बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच।